चवन अंत ही नहीं शुरू। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। एक घने गांव में एक औरत जिसकी उम्र करीब 50-60 साल के बीच होगी, बहुत तेज भागे जा रही थी। उसके कपड़े बहुत गंदे और बुरी तरह से फटे हुए थे। उसका चेहरा भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। वो औरत एक समय पर एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। लोग उसकी खूबसूरत से चिढ़ते थे, लेकिन आज उसके चेहरे से सभी घिन खाते हैं। आज कोई भी उसे नहीं पहचानता। वो औरत भागते भागते एक कॉटेज पहुंची। अपनी जान बचाने के लिए उसने जाकर तेजी से गेट खटखटाया। खोलो खोलो, गेट खोलो, मेरी मदद करो। वो लगातार मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। उसकी आवाज़ जो आज इतनी कर्कश हो गई थी, वो एक समय पर बहुत ही स्वीट थी। उसने गेट को धक्का मारने की कोशिश की तो गेट खुल गया। उस कॉटेज में एक लैंप से रोशनी हो रही थी। हल्की सी रोशनी में वह एक खाट देख सकती थी। उस खाट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने आप को एक ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, इसलिए उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक फ्रेम लिया हुआ था और वह उसी को देख रहा था। वह औरत अपनी कर्कश आवाज में बोली, मुझे बचा लीजिए प्लीज। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं बस एक बार अपने पति और बेटे को देखना चाहती हूँ। उस आदमी ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया तो वह औरत बोली, देखो, मेरा बेटा बहुत फेमस बिजनेसमैन है। उसका नाम आपने भी सुना तो जरूर होगा कभी। उसका नेम सुमित कपूर है। उस आदमी ने इस बार उसकी बात को सुनकर हल्का सा रिएक्ट किया। ये देख वो औरत आगे बोली, मेरे पति भी अपने टाइम के बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। उनका नाम सुमित कपूर है। इस बार उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया और खाट से उठकर उस औरत के पास आने लगा। उसने बीच में ही अपना ब्लैंकेट उतार दिया और जब उस औरत ने उस आदमी को देखा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो आदमी एक वक्त पूरे देश का सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी था। आज उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी दाढ़ी सालों से शेव ना करने की वजह से बहुत लंबी हो चुकी थी। उसकी शर्ट भी बहुत पुरानी सी लग रही थी। जबकि एक समय पर वो आदमी कस्टम मेड कपड़े पहनता था। आज वो यहाँ अकेला इस झोपड़ी में दिन काट रहा था, जबकि एक वक्त था जब ये आदमी दर्जनों बॉडीगार्ड्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और मीडिया से घिरा रहता था। उसको इस हाल में देख उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी की इस हालत की जिम्मेदार वही थी। आदित्य, उस औरत ने रोते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो कपकपाती आवाज में बोला, इशिका। रोशनी को सुमित के मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसे इस हालत में भी आसानी से पहचान लिया, जबकि वो तक खुद को नहीं पहचान पाती थी। वो रोते हुए सुमित के गले लग गई। सुमित ने उसे कस के हग कर लिया। उसके हाथ से जो फोटो फ्रेम गिरा था वो उन दोनों की शादी का फोटो फ्रेम था, जिसमें आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशंस के था। लेकिन ये तो सिर्फ वही जानता था कि उसके मन में कितनी खुशी थी अपने प्यार से शादी करने पर। दूसरी तरफ इशिका उस फोटो में बहुत ही उदास लग रही थी, क्योंकि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी, बल्कि इसलिए हो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन न ही वो ये बच्चा चाहती था और न ही ये शादी, लेकिन उसे फोर्स किया गया था। फोर्स करने वाला सुमित ही था। इसलिए उसने हमेशा हेमंत और अपने बेटे से नफरत की, लेकिन उन दोनों ने हमेशा ही उसको बहुत प्यार दिया। लेकिन तब उसको ये सब कहाँ समझ आता। वो तो पागल थी किसी और के प्यार में। उस इंसान के लिए उसने आदित्य और ऋषभ दोनों को छोड़ दिया। यहाँ तक कि आदित्य ने जो 60% शेयर उसके नाम किए थे वो सब भी उस आदमी को सौंप दिए। लेकिन बदले में उस आदमी ने उसके साथ क्या किया? वो आज जिस हाल में थी वो उस आदमी के बदौलत ही तो थी। आदित्य ने उसे थोड़ी देर बाद खुद से अलग करके उसे ऊपर से नीचे तक चेक किया तो उसकी आंखों में खून सवार हो गया। लेकिन वो उससे कुछ कह पाता कि तभी वहां खुले हुए गेट से एक के बाद एक बहुत सारे लोग आए, जिनको देख इशिका फिर से उसके गले से लग गई। वो उनको देख अपने ऊपर हुए उन जुल्मों को याद कर कांपने लगती है। उन लोगों में एक आदमी और एक औरत थे जो उनकी ही हम उम्र के थे। एक 15-20 साल के बीच का लड़का और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। ओह, तो भागते भागते आखिर तू अपने ही आशिक से मिल ही गई। चल, अच्छा ही हुआ, आज तेरे साथ साथ इसे भी खत्म कर दूंगा। वो आदमी बोला। ये वही आदमी था जिसने इशिका की जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी बात सुन वो औरत बोली, अमित, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा मन अभी तक इस कमीनी इशिका को टॉर्चर करके नहीं भरा। मैं इसे जिंदगी भर टॉर्चर करना चाहती हूँ। तभी वो लड़का बोला, मॉम, बस भी करो, अब इतने सालों से इसे टॉर्चर करते आपका जी नहीं भरा। अमित बोला, रूपाली, मोहित ठीक कह रहा है, और वैसे भी अब इसे खत्म करना जरूरी हो गया है, वरना अब इसका बेटा इतना पावरफुल हो गया है कि किसी भी दिन हमारा ठिकाना ढूंढकर इसको बचा ले जाएगा। फिर ये दुनिया को बता देगी कि किस तरह हमने पहले इसका यूज़ किया और फिर इसे टॉर्चर किया। रूपाली ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं खुद अपने हाथ से इसे शूट करूंगी। इतना कहकर उसने बॉडीगार्ड से बंदूक ले ली और इशिका पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई।
जैसे ही उसने फायर किया, आदित्य ने इशिका को अपने पीछे करके वो गोली खुद पर ले ली। आदित्य, इशिका उसका नाम जोर से चिल्लाए। रूपाली ने एक दो गोली और चलाई, लेकिन आदित्य ने उनको भी अपने ऊपर ले ली और अब वो जमीन पे गिर गया। इशिका ने उसका सर अपनी गोदी में उठाकर रख लिया और रोते हुए बोली, आदित्य, आपने ऐसा क्यों किया? मर जाने देते मुझे, मेरी ही वजह से सब हुआ है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे तो आपसे माफ़ी मांगने तक का अधिकार नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए अपनी जान। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी रूपाली ने उसे भी 2 बार शूट किया और इशिका भी आदित्य के पास ही गिर पड़ी। आदित्य का सर अब भी उसकी गोद में था। वो पूरी हिम्मत करके उठा और इशिका के सर के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी ईशी, मैं आज तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इशिका ने कहा, ऐसा मत बोलिए आपने तो हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी की। वो तो मैं ही थी जिसने आपको हमेशा खुद से दूर किया। आपकी पत्नी होने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। आई एम सॉरी, आदित्य बोला। इशिका, तुमने मुझे ऋषभ जैसा बेटा दिया, और मैं तुमसे क्या चाहता? ऋषभ का नाम सुनकर इशिका के मन में गिल्ट की भावना और बढ़ गई, क्योंकि उसने उसके साथ भी बहुत गलत किया था। कभी उसे अपना बेटा नहीं माना, कभी भी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। तभी वहां ऋषभ अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आया और आकर सबको घेर लिया। ऋषभ भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाकर बैठ गया और बोला, मॉम, डैड, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन उन दोनों ने जाने से मना कर दिया। वो दोनों एक साथ दुनिया को छोड़कर जाने वाले थे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी उनके लिए। इशिका ने ऋषभ के गाल पर अपना हाथ फिरते हुए कहा, मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ़ कर देना। और इतना कहते ही इशिका की आंखें बंद हो गई। ऋषभ उसे हिलाकर बोला, नहीं माँ, आप एक बार फिर से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डैड उठाए न मॉम को। लेकिन जब उसने आदित्य को देखा तो वो तो पहले ही मर चुका था। ऋषभ के सर से एक दिन में उसके माता पिता का साया उठ गया। उसने खून भरी आंखों से अपने बॉडीगार्ड से कहा, किल ऑल ऑफ देम। तभी वहां बहुत सारी गोलियां चली और चीखों की आवाज़ गूंजी और इस तरह अंत हुआ इनकी कहानी का। लेकिन ये अंत है एक नई शुरुआत का। कौन है इशिका? क्या है इस कहानी के पीछे की असली स्टोरी? चट्टू अमित आदित्य का क्रेडिट लेना चाहता था। इशिका की आंखें जब खुली तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ एकदम सफ़ेद सा था। उसे लगा शायद वो स्वर्ग में है, लेकिन उसने तो जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। हमेशा अपनी फिक्र करने वाले के साथ बुरा व्यवहार किया, अपने पति और बेटे से हमेशा नफरत की। फिर उसे स्वर्ग में कैसे जगह मिली? उसने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो समझ आया कि वो एक कमरे में थी और ये एक हॉस्पिटल रूम था। इसका मतलब वो मरी नहीं। क्या ऋषभ ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था? लेकिन उसे कोई दर्द तो हो ही नहीं रहा था। उसे तो गोली लगी थी, तो फिर उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा था? क्या डॉक्टर ने उसे एनेस्थीसिया दिया था? लेकिन उसे अपनी बॉडी की मूवमेंट तो फील हो रही थी। इशिका अपने ख्यालों में उलझी ही थी कि उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, अरे आपको होश आ गया मिसेस कपूर। उसके मुंह से अपने लिए मिसेज कपूर सुनकर इशिका की आंखें भर आई। आज न जाने कितने सालों बाद उसे किसी ने मिसेस कपूर कहकर बुलाया था। उसने साइड में देखा तो वो एक यंग नर्स थी। उसने कहा, मैं अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली गई। इशिका वही बैठी ये सोचने लगी कि क्या आदित्य भी उसकी तरह बच गया होगा या फिर वो। नहीं, आदित्य के बिना वो खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। बस वो एक बार अपने बेटे ऋषभ से मिलना चाहती थी और आदित्य के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए वो अपने बेड से नीचे उतरी और बिना किसी डिस्कम्फर्ट के वहाँ से जाने को हुई तो उसकी नज़र वहाँ से गुजरते वक्त एक मिरर पर पड़ी। जब उसने अपना हल्का सा अक्स देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने रुककर वापस मिरर में जाकर अपने अक्स को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इस टाइम मिरर में उसे अपना 25 साल वाला रूप दिखा। उसने हैरानी से अपने चेहरे पर हाथ फिराया तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर में वैसा ही करने लगा। तभी उसकी नज़र उसके दूध से गोरे और सुंदर हाथों पर गई, जो कि रूपाली के टॉर्चर के बाद बहुत गंदे लगने लगे था। उसके नाखून भी बहुत सुंदर और मैनिक्योर किए हुए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो उस टाइम बनकर रहती थी, क्यों वो एक फेमस एक्ट्रेस थी। उसने जल्दी से अपने पेट को छूकर देखा तो उस पर गोली का कोई निशान तक नहीं था। तो क्या उसका फिर से जन्म हुआ था? उसने बहुत सी नॉवेल्स में रीबर्थ की कहानी पढ़ी थी, लेकिन उसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसा उसके खुद के साथ भी होगा। इसलिए उसने कैलेंडर देखा तो उसका शक दूर हो गया। सच में उसका रीबर्थ हुआ था, वो भी इस टाइम में जब वो आदित्य और ऋषभ के साथ ही थी। उन दोनों के बारे में सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर भगवान ने उसे एक मौका दिया ही है तो वो उसका अच्छे से फ़ायदा उठाएगी और इस बार अपने पति और बेटे को बहुत प्यार देगी। तभी डॉक्टर आए और उसको चेक करने लगी। चेक करके उसने कहा है, आप एकदम ठीक है मिसेस कपूर, बस क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर की बात सुन इशिका को याद आया कि यह वो टाइम है जब वो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टॉर्स और क्रू के साथ डिनर के लिए एक साथ स्टार होटल गई थी।
और जब वो वॉशरूम गई थी तो किसी ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया था। जब वो बेहोश गई थी तब वो आदमी उसे एक रूम में लेकर गया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन आदित्य ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया था क्योंकि उसके एक बॉडीगार्ड ने उन्हें देख लिया था। आदित्य वहां एक क्लाइंट के साथ डिनर के सिलसिले में आया हुआ था, लेकिन वो बेहोश थी इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अमित भी उसकी मूवी में रोल कर रहा था इसलिए उसने आदित्य को फॉलो किया और हॉस्पिटल आ गया। आदित्य कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता था और उसको पता था कि अगर वो इशिका के सामने गया तो इशिका हमेशा की तरह गुस्से में आ जाएगी और उसे इग्नोर करेगी, इसीलिए वो उसके सामने नहीं आया। लेकिन अमित आया और आदित्य का क्रेडिट चुरा लिया। लेकिन ये बात उसको तब पता चली जब उसको टॉर्चर करते वक्त रूपाली ने यह बात खुद कबूली थी। असल में वह आदमी भी रूपाली का अरेंज किया हुआ था। डॉक्टर उसको चेक करके थोड़ी देर रेस्ट करने को बोलकर चले गए। उनके जाते ही अमित अंदर आया। उसको देखकर इशिका का खून खौल उठा और उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी नज़रें फिरा ली, नहीं तो वो कुछ कर बैठे थी। अमित की गलती की सजा वह उसको धीरे धीरे बर्बाद करके देगी। अमित देखने में काफ़ी हैंडसम था और वो उसकी मूवी का सेकंड लीड भी था। वो हमेशा इशिका से मीठी मीठी बातें करके उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था और उसके जाल में फंस कर ही इशिका ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, लेकिन इस बार वो उस गलती को नहीं दोहराएगी। अमित उसके पास आया और पैनिक होने की एक्टिंग करते हुए उससे पूछा, इशिक तुम ठीक तो हो ना? ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ? इशिका ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। अमित को उसका बिहेवियर कुछ अलग लगा। वो छोटी छोटी बात पर रोने लगती थी और उससे सिंपैथी पाने की कोशिश करती थी, लेकिन आज जब उसके पास इतना अच्छा मौका है तो वो इस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही थी? वो बोला, इशिक तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना डर गया था तुम्हें उस हाल में देखकर। मैं उस गुंडे को तुम्हारा फ़ायदा उठाते देख उसकी जान लेना चाहता, लेकिन वो भाग निकला या तुमने उसे भगा दिया? इशिका ने मन में सोचा। जब आदित्य उसको पीटकर इशिका को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो अमित ने उस गुंडे को भगाने में उसकी मदद की थी, क्योंकि रूपाली ने उसको बता दिया था कि वह गुंडा उसके लिए काम कर रहा था। इशिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कितने यूजलेस हो तुम। एक तो आदित्य ने उसको पीटकर मेरी जान बचाई, लेकिन तुम एक पिटे हुए गुंडे को भी नहीं संभाल पाए। इशिका की बात सुन वो पैनिक हो गया। उसने सोचा कि इशिका को कैसे पता चला कि उसको बचाने वाला आदित्य था, वो नहीं। अमित बोला, तुम तो बेहोश थी, फिर तुमको कैसे पता चला कि वहाँ क्या हुआ? उसने थोड़ा घुमाकर अपना सवाल किया। इशिका बोली, वेरी सिंपल, मैं अपनी बॉडी पर अभी भी आदित्य के परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकती हूँ, जिससे प्रूव होता है कि आदित्य भी वहाँ थे। इसका मतलब उन्होंने मुझे कैरी किया, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनके होते हुए किसी ने मुझे छूने की कोशिश की और उन्होंने उसको यूं ही छोड़ दिया हो, और उस इंसान को बचकर भागने देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जरूर उन्होंने मुझे बचाया होगा और तुम्हारी जिम्मेदारी पर उस गुंडे को छोड़कर आए होंगे और वह गुंडा तुम्हारे हाथ से बच निकला होगा। एम आई राइट? अमित को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। ये लड़की तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। तभी तो वो और रूपाली मिलकर आसानी से उसको बेवकूफ़ बना देते थे, लेकिन आज इसने इतना दिमाग कहाँ से लगा लिया? और वो आदित्य की तारीफ भी कर रही थी। आखिर हो क्या रहा था? वह कुछ और कहता कि इससे पहले ही इशिका बोली, देखो प्लीज़ मुझे रेस्ट करना है, इसलिए तुम जा सकते हो, एंड बाय द वे जाते वक्त प्लीज़ आदित्य को इन्फॉर्म कर देना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अमित को उसकी बात सुन बहुत गुस्सा आया कि वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ ही हैरानी हुई कि वो खुद से आदित्य से मिलना चाहती थी। वो तो आदित्य से नफरत करती थी और हमेशा उससे दूर भागती थी, तो फिर आज खुद उसे क्यों बुला रही थी? अमित ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है फिर, मैं तुमसे कल मिलूंगा, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से चला गया, क्योंकि उसे डर था कि एक और पल वो वहाँ रुका तो उसका असली रूप इशिका के सामने आ जाएगा। क्या है अमित का असली रूप? क्यों करती थी इशिका अमित से इतनी नफरत? चतरी, मुझे एक मौका दे दो। अमित के जाने के ठीक 5 मिनट बाद गेट पर नॉक हुआ। इशिका ने गेट की तरफ देखा तो ये वही आदमी था जिसे देखने के लिए वो कब से बेचैन थी। आदित्य इस टाइम 31 साल का था। वो बहुत ही हैंडसम था, मस्कुलर बॉडी, 8 एब्स और एक शानदार, और वो सच में इंडिया का मोस्ट वांटेड बैचलर था। सिर्फ दुनिया की नज़र में, क्योंकि उसकी मैरिड होने की बात किसी को भी नहीं पता थी, बस कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। आदित्य एकटक इशिता को ही निहारे जा रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहली बार इशिका खुद से उससे मिलना चाहती थी। वो तो उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करती थी, उसको देख हमेशा इग्नोर करती थी, यहाँ तक कि वो दोनों एक बेडरूम भी शेयर नहीं करते थे। इशिका के सामने अगर वो गलती से भी आ जाता तो उसे इग्नोर कर देती थी। इशिका को भी उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देख उसका दिल दुखा। ये सब उसकी ही गलती थी, जो कि आज उसका पति उसकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर भी शक कर रहा था। तभी इशिका को मन किया उसे अंदर बुलाने का, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे बुलाएं।
अचानक उसके दिमाग में कुछ सूखी और उसने साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाने की कोशिश करते हुए ऐसा शो करने लगी कि उसको बहुत मुश्किल हो रही थी उस गिलास को उठाने में। आदित्य उसकी एक्टिंग एक सेकंड में पहचान गया। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आदित्य को पता था कि वो एकदम फिट है। आखिर वो सिर्फ क्लोरोफॉर्म सूंघ कर बेहोश ही हुई थी। उसका कोई एक्सीडेंट थोड़े ही हुआ था कि उसको उठाने में प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी वो उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता था, फिर चाहे वो उस पर उसे छूने के लिए गुस्सा ही क्यों ना करे। वो इशिका के बेड के पास गया और उसको बैठने में मदद करने लगा। उसकी छुअन महसूस कर इशिका की आंखें बंद हो गई। आदित्य ने फिर उसको पानी का गिलास उठाकर दिया और इशिका ने वो उससे लेकर पी लिया। आदित्य उसके गुस्सा होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उसकी सोच के उलट इशिका एकदम शांत थी। उसको बहुत हैरानी हुई ये देखकर, लेकिन अपने आप को नॉर्मल दिखता हुआ एक सीरियस आवाज में उससे पूछा, तुमने मुझे बुलाया? इशिका ने कुछ नहीं कहा और बस उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे आदित्य शॉक्ड हो गया। वो तो उसके टच से नफरत करती थी, तो फिर आज कैसे खुद से उसका हाथ पकड़ सकती थी। आदित्य, मुझे घर जाना है, इशिका ने बहुत मासूमियत के साथ कहा। आदित्य को तो एकदम 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने आज पहली बार उसको उसके नाम से पुकारा था, वरना वो हमेशा उसे मिस्टर कपूर ही कहती थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर आज इस लड़की को क्या हो गया था। उसको अपनी सोच में गुम देख इशिका ने उसके हाथ को हिलाया और उस पर जोर देते हुए बोली, आदित्य, आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? मुझे घर ले चलिए ना। आयुषो कि तुम मेरे साथ घर वापस जाना चाहती हो? तुम तो मुझे एक पल भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, फिर मेरे साथ 1 घंटे से ऊपर का सफ़र कैसे तय करोगी? आदित्य ने एक सख्त आवाज में पूछा। वो हमेशा की तरह उसके रूखेपन को बाद में झेलना नहीं चाहता। इशिका, उसकी बात सुन, आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? जब आप मुझे अपनी बाहों में थामे यहाँ हॉस्पिटल तक लाए थे, तब क्या आपने मुझसे पूछा था जो अब पूछ रहे हैं? बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक है आप, हमेशा अपने मन की ही करते हैं। ऐसा कहकर उसने मुंह साइड में फिरा लिया। आदित्य को उसका बचपना देख हंसी आ रही थी। आज कितने सालों बाद इशिका ने उससे ऐसे बात की थी। ऐसे बात वो उससे सिर्फ बचपन में ही किया करती थी, लेकिन जब वो अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा तो सब बदल चुका था। उसकी बचपन वाली इशिका बिल्कुल बदल गई थी। वो अब आदि पुकारते हुए उसके पीछे भागती नहीं थी, बल्कि मिस्टर कपूर कहकर उससे दूर भागती थी। आदित्य का दिल पिघल गया और वो बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। उसकी बात सुन इशिका झट से बेड से उतर गई, लेकिन उसने आदित्य का हाथ नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोली, तो चले। आदित्य घर जाने के उसके एक्साइटमेंट को देखकर हैरान था, क्योंकि ये वही थी जो अधिकतर शूटिंग के बहाने घर से बाहर रहती थी। महीने भर के लिए चले जाया करती थी और कहती थी कि वो घर जेल जैसा लगता है, घुटन होती है उसे उस घर में। लेकिन आज शायद उस क्लोरोफॉर्म को सूंघने के बाद उसका दिमाग का कोई नट लूज हो गया था शायद। ऐसा सोचकर वो भी इशिका के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों जब हाल से गुजर ही रहे थे कि अचानक आदित्य ने उसको रोक दिया। इशिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने अपना फ़ोन पॉकेट से निकला और किसी को फ़ोन लगाते हुए कहा, जल्दी से मेरे और मैडम के लिए फेस मास्क और गॉगल्स ले आओ। इशिका समझ गई कि ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी, तो दूसरी तरफ आदित्य भी ऑल ओवर कंट्री फेमस था। थोड़ी देर में आदित्य का बॉडीगार्ड उनके लिए फेस मास्क और गॉगल्स ले आया। दोनों ने जल्दी से उन्हें लगाया और हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वो हॉस्पिटल आदित्य का ही था, इसलिए डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ उन्हें खुद रुककर पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी। इशिका और आदित्य बाहर उसकी लग्जूरियस कार में आकर बैठे और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनके पीछे 4 कार्स बॉडीगार्ड से भरी उनको फॉलो कर रही थी। इशिका ने अभी तक उसका हाथ नहीं छोड़ा था और आदित्य को उससे क्या ही परेशानी हो सकती थी भला, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। इशिका अपने साइड की विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, तो वही आदित्य एक हाथ से अपने फ़ोन से ही काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसको अचानक किसी की नज़र खुद पर महसूस हुई, तो उसने इशिका की तरफ देखा जो उसको ही एकटक देखे जा रही थी। आदित्य ने उसको देखा तो उसकी आंखों में खो ही गया। आज पहली बार इशिका की आंखों में उसको खुद के लिए नफरत की जगह कोई और इमोशन दिखाई दे रहा था। लेकिन वो उस इमोशन को जानकर भी अनजान बन रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उससे कुछ ऐसी उम्मीद कहा बैठे जिसके टूटने पर बाद में उसको ही तकलीफ हो। इशिका भले ही अभी उससे ऐसा बिहेव कर रही है, पर क्या पता घर जाते ही वो वापस पहले की तरह ही चिड़चिड़ी हो जाएं। आदित्य ने अपनी नज़रें फिर ली तो इशिका को हर्ट फील हुआ। उसको आज जाकर समझ आया कि आदित्य को कैसा महसूस होता होगा जब वो भी उसको इग्नोर करती थी। आदित्य, आई एम सॉरी, इशिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मगर फिर भी आदित्य ने सब कुछ सुन लिया। उसने हैरानी से इशिका की तरफ देखा तो अपना सर झुकाए बोल रही थी, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे दिल से पछतावा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे अभी माफ़ कर दो।
मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं तो आप मुझे माफ़ करना, और अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं समझ जाऊंगी कि मैंने गलतियां ही इतनी की है कि उनकी कोई माफ़ी नहीं। लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। आदित्य उसको देख किसी सोच में पड़ गया। क्या आदित्य देगा एक मौका इशिका को? कैसी गलतियां की हैं इशिका ने पास्ट में? चफोर इशिका मिली ऋषभ से। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो तुम क्या करोगी? कैसे सुधारोगी खुद को? आदित्य ने पूछा। मैं एक अच्छी वाइफ और मदर बनकर दिखाऊंगी, इशिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आदित्य को उसकी आंखों में एक सच्चाई दिखी, लेकिन वो खुद को और ऋषभ को कोई भी झूठी होप नहीं देना चाहता था। खासकर ऋषभ को। आज तक इशिका ने उसके साथ कितना गलत किया है वो इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। 5 साल का हो गया था वो, लेकिन आज तक इशिका ने उससे प्यार से गले तक नहीं लगाया था। उस बेचारे ने भी अब इशिका की नफरत के साथ रहना सीख लिया था। ऐसे में अब अचानक इशिका उसकी माँ का प्यार दे और कहीं आगे चलकर उसका मूड चेंज हो गया तो क्या वो फिर से उससे और ऋषभ से नफरत करने लगेगी? ऐसे में भले ही वो खुद को संभाल ले, लेकिन ऋषभ उस 5 साल के बच्चे को वो कैसे संभालेगा? इसलिए आदित्य ने अपना काम कंटिन्यू करते हुए बिना इशिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, बस ऋषभ को हर्ट मत करना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। इशिका के लिए इतना ही काफ़ी था। आखिर वो इससे ज़्यादा की उम्मीद भी कैसे कर सकती थी? कम से कम अब उस पर एक चांस तो होगा आदित्य और उसके बेटे के करीब जाने का, और इस बार वो फेल नहीं होगी। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। कपूर मेंशन एक शानदार विला था। पूरा विला गार्ड से कवर था। चप्पे चप्पे पर गार्ड्स थे जो कि आदित्य और इशिका को जैसे जैसे वो उनके करीब से गुजर रहे थे उन्हें सैल्यूट करते जा रहे थे। इशिका की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। आखिर वो इतने सालों बाद जो लौटकर यहाँ आई थी, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में इस विला को अगले आने वाले 2 सालों में छोड़कर जो चली गई थी। जब वो विला में पहुंचे तो वह बस हाउसकीपर ही जगा हुआ था। वो एक 60 साल बूढ़ा आदमी था जो कि आदित्य के बचपन से ही इस घर में था। आदित्य के पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और वो अपनी फैमिली का इकलौता मेंबर था। उसके बाद इशिका से उसकी शादी हुई और ऋषभ भी उसकी जिंदगी में आया। अब ये दोनों ही उसका परिवार था। हाउसकीपर की भी वो बहुत रेस्पेक्ट करता था। आदित्य उनको काका कहता था, लेकिन इशिका उन्हें मिस्टर हाउसकीपर ही कहती थी क्योंकि वो यहाँ सबसे नफरत करती थी। लेकिन आदित्य ने उसे काका की बेइज्जती करने से मना किया था। काका उन दोनों को एक साथ वापस आते हुए देखकर हैरान रह गए। इशिका की आदित्य के लिए नफरत सब जानते थे। आदित्य बेटा, इशिका मैडम आप घर वापस आ गए। उनके ऐसे डिफरेंट टाइटल्स को सुन इशिका को याद आया कि उसने काका को कहा था कि उसको मैडम कहे न कि बेटा। वो उनको एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी। उसको अपनी बेरुखी याद करके खुद पर बहुत गुस्सा आया कि वो कैसे आदित्य के काका के साथ इतना बुरा बिहेव कर सकती थी। इशिका बोली, काका मुझे आपसे आज तक आपके साथ की गई सभी बदतमीजियों के लिए माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुन आदित्य और काका दोनों ही शॉकेड थे। आदित्य ने मन में सोचा कि न जाने आने वाले टाइम में ये लड़की उसको और कितने शॉक्स देगी। तो वही काका को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इशिका उससे इतने प्यार से बात कर रही थी, और उससे माफ़ी भी मांग रही थी। वो कुछ कहने को हुआ लेकिन आदित्य ने उसे कुछ इशारा किया जिसे वो समझ गया। वो मुस्कुराकर बोला, मैडम वैसे तो आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी मांग ही रही है तो ठीक है, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ। थैंक यू सो मच काका। वैसे अगर आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है तो आप मुझे मैडम न बोलकर इशिका बेटा ही बोलना, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। इशिका बोली। उसको था कि काका ने ये सब आदित्य के इशारे पर कहा, लेकिन वो इस मौके का फ़ायदा उठाए बिना कैसे रह जाती। बाद में वो अपने एक्शन से सबकी उसके बारे में थिंकिंग चेंज कर देने वाली थी। उसके बाद आदित्य ने बोला, रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाकर सो जाओ। काका आप मेरी स्टडी में आना, कुछ काम है आपसे। इतना कहकर वो चला गया। काका भी उसके पीछे पीछे चले गए। इशिका भी अपने रूम की ओर चल दी, लेकिन बीच रास्ते में ऋषभ का रूम था, तो उसका बहुत मन किया ऋषभ को देखने का। वो चुपके से गेट ओपन करती है। रूम में काफ़ी अंधेरा था। इशिका ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और ऋषभ के बेड के पास पहुंच गई और उसने साइड रखे टेबल लैंप स्विच ऑन किया तो रूम में हल्की सी रोशनी छा गई। ऋषभ अपने बेड पर बड़े आराम से सो रहा था। उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से थोड़ा सा हट गया था, जो कि उसके करवट बदलते वक्त हुआ था। इशिता उसके फेस की तरफ वाली साइड बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये मासूम एंजल उसका अपना बेटा था। ऋषभ अपने दोनों पेरेंट्स का अच्छा खासा मिक्सचर था, इसलिए वो भी बहुत हैंडसम बेबी था। इशिका ने जब उसके फेस को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ बहुत जोरों से कांपने लगे। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने ऋषभ को छुआ तो कहीं वो बेरुखी से उसका हाथ झटक न दे, जैसे कि वो पिछले जन्म में आदित्य और उसके साथ करती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऋषभ चुपचाप सोता रहा। इशिका की हिम्मत बढ़ गई और वो हल्के से उसके फेस को बहुत प्यार से सहलाने लगी।
ऋषभ फिर भी नहीं उठा तो उसने उसके फोरहेड पर एक किस किया। ऋषभ बहुत गहरी नींद में था। इशिका को इतने से चैन नहीं मिला तो उसको उसके पूरे फेस पर, बालों पर, हाथों पर किस करने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा ऋषभ कितना हर्ट किया है ना मम्मा ने आपको। आपकी मम्मा बहुत बुरी है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अब आपको और हर्ट नहीं करूँगी। आपको बहुत प्यार करूँगी। जितने गम उस जिंदगी में दिए न, उससे कई गुना ज़्यादा खुशियाँ दूंगी आपको शो। इतना कहकर वो फिर से रोते हुए उसे प्यार से सहलाने लगती है। उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करती है और वही उसके सिरहाने बैठकर उसको प्यार से निहारती है। दूसरी तरफ स्टडी में काका और आदित्य एक काउच पर बैठे थे और आदित्य ने उसको इशिका की माफ़ी वाली सारी कहानी बात दी। तो अब आप क्या करेंगे आदित्य बेटा, क्या आपको उन पर यकीन है? काका ने पूछा। नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन काका मैं चाहता हूँ उसे एक चांस देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन ऋषभ को उसकी माँ का प्यार मिल जाए, आदित्य ने कहा। लेकिन बेटा अगर वो फिर से बदल गई तो? काका ने पूछा। तो ये झटका ऋषभ को इतना स्ट्रांग बना देगा कि वो जिंदगी में फिर कभी किसी के आगे प्यार की भीख नहीं मांगेगा। वो सीख जाएगा कि जब उसकी खुद की माँ उसके धोखा कर सकती है तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। आदित्य ने बहुत सीरियस होकर कहा। वो जानता था कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था, लेकिन वो ये रिस्क लेना चाहता था ऋषभ के लिए। आदित्य जब काका से बात करके अपने रूम की तरफ जा रहा था तो उसने एक बार ऋषभ के रूम में जाकर उसको देखने की सोची, लेकिन जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसका दिल पिघल गया। इशिका ऋषभ के सिरहाने बैठे हुए ही सो गई थी। आज पहली बार उसने दोनों माँ बेटे को एक साथ इस तरह देखा था। जब ऋषभ होने वाला था तो उसको लगता था कि अपने बच्चे को गोद में लेकर शायद इशिका बदल जाएगी, और ऐसे सीन्स हमेशा उसके सपनों में आते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसको सपने आने भी बंद हो गए। लेकिन आज इस सीन को देखकर उसका वो सपना पूरा हो गया। आदित्य बेड के पास गया और जाकर इशिका को कंफर्टेबली लिटा दिया और दोनों को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। इशिका और ऋषभ की सोने की आदत बिल्कुल एक सी थी। दोनों घोड़े बेचकर सोते थे, और ये बात आदित्य अच्छे से जानता था। इशिता के सोने के बाद ही वो उसको टच करने की हिम्मत कर पाता था, लेकिन उसने उसके फोरहेड पर किस करने से ज़्यादा कभी कुछ नहीं किया था। और आज भी उसने ऐसा ही किया। उसे पहले इशिका के फोरहेड पर किस किया और फिर ऋषभ के फोरहेड पर। फिर वो खुद थोड़ी देर बैठा था, उनको निहारता रहा। आज उसको पहली बार ये फैमिली वाली फीलिंग महसूस हुई थी। वो इस मोमेंट को जी भर के एंजॉय करना चाहता था। आदित्य को क्या पता था कि आने वाले वक्त में ये फीलिंग उसको भरपूर महसूस होने वाली है। क्या इशिका अच्छी वाइफ और मदर बनेगी, या इशिका फिर से पहले की तरह रूड हो जाएगी? चफाइफ बाप बेटे के अरमानों पर इशिका ने फेरा पानी। नेक्स्ट मॉर्निंग आदित्य जल्दी उठकर ऋषभ के रूम से चला गया था, इसलिए अब रूम में सिर्फ इशिका और ऋषभ ही सो रहे थे। जब इशिका की आंख खुली तो उसने साइड होकर जो देखा उसे देखकर उसका दिल पिघल गया। ऋषभ उठ चुका था और बेड पर बैठा उसकी ओर बहुत गौर से अपनी आंखें बड़ी कर देख रहा था, जैसे मानो उसको यकीन हो नहीं रहा था कि इशिका यहाँ सच में है। वो अपने बिखरे बालों में बहुत क्यूट लग रहा था। इशिका का मन किया कि उसके गालों को पिंच कर ले। इशिका वैसे ही लेते हुए बोली, मॉर्निंग बेबी। उसकी बात सुन ऋषभ को यकीन हुआ कि वो सच में वह थी। लेकिन क्या वो उससे बात कर रही थी? पर वो तो उसको हमेशा उसको देखकर इग्नोर करती थी। इशिका उसकी आंखों में उसके डाउट को साफ पढ़ पा रही थी। वो उठकर बैठी और ऋषभ से बोली, बेबी आपको पता है कल रात ना मैंने एक बहुत डरावना ड्रीम देखा था, जिसमें बहुत सारे डेविल्स ने मुझे घेर रखा था और वो मुझे मारना चाहते था। लेकिन फिर अचानक ही वह तो 2 सुपर हीरो आए और मुझे उनसे बचा लिया। आपको पता है वो सुपर हीरोज कौन थे? ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो जानना चाहता था कि वो कौन था। इशिका स्माइल करते हुए बोली, वो सुपर हीरोज आपके डैडी और आप थे। ऋषभ के होठों पर उसकी बात सुनकर एक स्माइल आ गई। आखिर छोटे बच्चों को ऐसी कहानियां बहुत पसंद जो होती थी, और एक सुपर हीरो भला किस छोटे बच्चे को बनना पसंद नहीं होता। इशिका आगे बोली, फिर आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप दोनों हमेशा मुझसे बहुत प्यार करोगे और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगी। इसीलिए मम्मी को भी उनकी गलती रियलाइज़ हुई। मम्मा ने आपके डैडी और आपसे पूछा कि आप दोनों ने मेरी हेल्प क्यों की, जबकि मैं तो आपको और आपके डैडी को हमेशा परेशान किया करती थी, आपसे अच्छे से बात भी नहीं करती थी और बहुत गुस्सा भी करती थी। तो आपको पता है आपके डैडी और आपने क्या कहा? ऋषभ फिर से टकटकाए उसको देखने लगा। आप दोनों ने कहा कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो इसलिए मैंने भी आपके डैडी और आपसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब से मैं भी आप दोनों को बहुत प्यार करूंगी और एक गुड वाइफ और गुड माँ बनकर दिखाऊंगी। पर बेबी क्या आप माँ को एक चांस देंगे गुड माँ बनने का? इशिका ने उम्मीद भरी निगाहों से ऋषभ को देखा। ऋषभ बिना कुछ बोले उसकी ही देख रहा था। इशिका को लगा कि शायद ऋषभ ने उसको माफ़ नहीं किया। वो समझ सकती थी कि ऐसा क्यों था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
ऋषु ने उसको रोता हुआ देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आप प्लीज मत रो। आप रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुन इशिका के मन में एक उम्मीद जगी। ऋषभ से पूछा, तो क्या आपने माँ को माफ कर दिया? क्या आप उनको एक चांस दोगे गुड माँ बनने का? यस, ऋषभ ने कहा। इशिका ने उसको झट से अपने गले लगा लिया और रोने लगी। ऋषभ भी आज पहली बार अपनी माँ के इतने प्यार से उसको हक करने से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया और वो भी रोने लगा। दोनों माँ बेटे काफ़ी देर तक इसी तरह रो रहे थे। फिर अचानक गेट पर नॉक होने से उन दोनों का ध्यान बटा। गेट को आदित्य ने जाते वक्त बाहर से लॉक कर दिया था। काका गेट पर नॉक करते हुए बोले, बाबा आप उठे नहीं क्या अब तक? आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। इशिका उससे दूर होते हुए बोली, काका आप जाकर ऋषु के ब्रेकफास्ट को रेडी करवाइए। मैं अभी ऋषु को स्कूल के लिए रेडी करके लाती हूँ। बाहर खड़े काका इशिका की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए, लेकिन तभी उनको आदित्य की बात याद आ गई, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले गए। इशिका ने ऋषु से कहा, चलो बेबी आज माँ आपको स्कूल के लिए रेडी करेंगी। ऋषु भी एक्साइटेड हो गया। वो दोनों जल्दी से वॉशरूम में चले गए। आदित्य जब नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर रेडी होकर आया तो सवेंस उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। साथ ही वो इशिका और ऋषु के लिए भी ब्रेकफास्ट लगाने लगे क्योंकि ऐसा काका ने उनको कहा था। आदित्य ये देखकर सोचने लगा कि ऋषिका उन दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करेगी भी या नहीं। वो भी होप करने लगा कि वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करे, क्योंकि आज तक उसने दोनों बाप बेटे के साथ कभी भी खाना नहीं खाया था और किस आदमी की इच्छा नहीं होती है ऑफिस जाने से पहले अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करते वक्त एक लवली टाइम स्पेंड करने की। क्या आदित्य की ये इच्छा कभी पूरी होगी? तभी ऊपर से इशिका और ऋषु एक साथ उतर कर आए। दोनों रेडी हो चुके थे और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सीन देख आदित्य का दिल पिघल गया। तो वही सारे सर्वेंट्स और हाउसकीपर बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्होंने आज तक इशिका को ऋषु को दुत्कारते ही देखा था, लेकिन आज दोनों को एक साथ देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन काका ने खुद को संभालते हुए उनको इशारा किया कुछ भी रिएक्ट न करने का और एकदम नॉर्मल बिहेव करने का। सभी उसके इशारे को अच्छे से समझ गए। इशिका और ऋषु नीचे आ गए और आकर ऋषु ने हमेशा की तरह उसको पापा को विश किया, गुड मॉर्निंग डैडी। आदित्य उसकी आवाज़ में आज एक अलग ही खुशी महसूस कर सकता था और ये सब इशिका की वजह से था। शायद उसका फैसला सही था। उसने भी प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग। इशिका भी ऋषु की कॉपी करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी। उसने थोड़ा सोचते हुए बोला। हबी सुनकर आदित्य शॉक्ड हो गया और उसके कान लाल हो गए, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। फिर इशिका और ऋषु भी उसकी पास वाली चेयर पर आकर बैठ गई। ऋषु उन दोनों के बीच वाली चेयर पर बैठा था क्योंकि वो हमेशा आदित्य की बगल वाली चेयर पर ही बैठता था। आदित्य ने उसको थोड़ा घूर कर देखा। ये लड़का दूसरी वाली चेयर पर नहीं बैठ सकता था क्या? उसकी और उसकी वाइफ के बीच में बैठने की क्या जरूरत थी? लगता है उसको ही अपने बेटे को बताना होगा कि वो आगे से उसके डैडी और उसकी माँ के बीच में न बैठे। आदित्य का उतरा हुआ चेहरा किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि सबकी नज़र इशिका और ऋषु पर थी, जो कि एक माँ बेटे की तरह एंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋषु के ब्रेड्स पर इशिका जैम लगते हुए बोली, आज माँ अपने हाथों से आपके लिए जैम लगाएंगी। फिर उसने ऋषु को वो खाने के लिए दिया। ऋषु के मुंह पर मिल्क फिनिश करने के बाद उसके होठों के ऊपर निशान रह गया तो इशिका एक टिश्यू से उसको साफ करने लगी और फिर उसको अपने हाथों से ब्रेड खिलाने लगी। जहां हाउसकीपर और बाकी सर्वेंट्स ये नज़ारा देख बहुत खुश थे तो वही आदित्य अपने ही बेटे से जेलस फील कर रहा था। उसकी वाइफ का पूरा ध्यान उसके बेटे ने अपनी ओर जो आकर्षित कर लिया था, जबकि कल रात तक तो उसकी वाइफ उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। उसने इशिका का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए झूठ मूठ में खाना शुरू कर दिया। इशिका के सामने पानी का जग था। वो जल्दी से ऋषु को खिलाना छोड़ आदित्य के लिए एक गिलास में पानी भर उसको देते हुए बोली, ये लीजिए पानी पी लीजिए। आदित्य ने खुशी खुशी वो गिलास लिया और पानी पीने लगा। तो वही ऋषु ने आदित्य को देखकर मुंह फुला लिया क्योंकि उसके डैडी ने उसकी मम्मा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आदित्य को उसके चेहरे को देखकर मन में बहुत हंसी आई। मम्मा मुझे ब्रेड खिलाओ ना, ऋषु मुंह बनाते हुए बोला। इशिका उसकी खिलाने को हुई तो आदित्य बोला, इशिका प्लीज़ मेरे लिए वो एप्पल कट कर सकती हो? ऋषु चिढ़कर बोला, डैडी आपकी प्लेट में तो पहले से ही इतने सारे एप्पल्स हैं। सच में आदित्य के पास रखी सलाद बाउल में एप्पल्स अच्छे से कटे हुए रखे थे। आदित्य मुस्कुराकर बोला, ये वाले साइज में बहुत छोटे हैं, मुझे साइज में थोड़े बड़े खाने हैं। ऋषु बोला, यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी और से कहे दो, मम्मा को क्यों काम करने को बोल रहे हो? आदित्य ने हाउसकीपर को कुछ इशारा किया और उसने भी सभी सर्वेंट्स को अपने अपने काम पर लौटने का इशारा किया। सभी सर्वेंट्स अपने अपने काम पर चले गए। देखते ही देखते वहां उन तीनों के अलावा कोई नहीं बचा था। इशिका और ऋषु उसकी चालाकी समझ गए। इशिका ने ऋषु से कहा, आप खुद खा लो, तब तक मैं ये एप्पल्स कट कर देती हूँ ताकि आप भी उसको अपने साथ स्कूल ले जा सके। ओ ऋषु खुश होते हुए बोला, ओ
आज वो सबको जाकर बताएगा कि ये एप्पल्स उसकी मम्मा ने उसके लिए कट किए थे। तो वही आदित्य भी खुशी खुशी इशिका के हाथ के कटे हुए एप्पल्स खाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही इशिका ने चाकू उठाकर एप्पल को पील करना चाहा, वैसे ही दोनों बाप बेटे के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि इशिका नाइफ के उल्टे साइड से उसको पील करने की कोशिश कर रही थी। उसको तो ठीक से नाइफ पकड़ना भी नहीं आता था। क्या इशिका ऐसे ही गुड मदर और वाइफ बनी रहेगी या है आगे कोई ट्विस्ट? 6 मैं ऋषु की मम्मी हूँ। एक बहुत लग्जूरियस कार रोड पर दौड़ रही थी। उसके पीछे 4 और लग्जूरियस कार्स थी। पहली कार में इशिका और ऋषभ थे, तो वही बाकी की कार्स में बॉडीगार्ड्स थे। इशिका और ऋषभ बैक सीट पर बैठे थे और ऋषु दोनों के बीच में बैठा था। आज पहली बार तीनों एक साथ एक कार में बैठे थे। तीनों बहुत खुश थे, लेकिन कार में एकदम सन्नाटा था। इशिका सन्नाटे को तोड़ते हुए बोली, आई प्रॉमिस कि मैं कुकिंग सीख लूंगी, फिर आप दोनों को बहुत टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। वो बोल तो ऐसे रही थी कि दोनों बाप बेटे ने कभी अच्छा खाना खाया ही ना हो, जबकि वर्ल्ड के बेस्ट शेफ उनके घर में काम कर रहे थे। ऋषु ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी मम्मा, आपको कुकिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ मेरे ब्रेड्स पर जैम लगाकर मुझे अपने हाथों से खिला दोगी तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ऋषु बहुत ही स्मार्ट था। उसको लगा कि अगर उसकी मम्मा कुकिंग करेंगी तो उसके डैडी को भी उसकी मम्मा की अटेंशन मिलेगी। लेकिन वो अपनी मम्मा की सारी अटेंशन सिर्फ अपने लिए ही चाहता था। अपने बेटे की खुराफाती दिमाग से अनजान इशिका खुश होते हुए बोली, ओह बेबी इट्स सो स्वीट। उसने ऋषु के सर पर एक किस कर दिया। लेकिन आदित्य अपने बेटे के खुराफाती दिमाग को अच्छे से जानता था और उसे उसके इरादे में कामयाब नहीं होने देना चाहता था। आखिर उसकी वाइफ की अटेंशन पर उसका भी कुछ हक था। वो बोला, आप इतने छोटे नहीं हो कि आपकी मम्मा को आपको अपने हाथों से खिलाना पड़े। ऋषु ने पाउट किया तो इशिका बोली, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य बोला, लेकिन इससे ऋषु की आदत खराब हो जाएगी। क्या आप ये चाहती है कि ऐसा हो? आप सही कह रहे हैं ऋषु बेबी, आपको अपने हाथों से ही खाना चाहिए, क्योंकि मम्मा को शूटिंग किस वजह से बाहर जाना पड़ता रहता है। ऐसे में मम्मा हमेशा आपको नहीं खिला पाएंगी, आप समझ रहे हो ना? ऋषु बोला, ओके मम्मा। फिर उसने आदित्य की तरफ मुड़कर उसको देखकर अपनी आंखों से अपना गुस्सा जाहिर किया। आदित्य को हंसी आ गई और उसने ऋषु को देखकर विंक किया। बाप बेटे की ये आंखों ही आंखों में चल रही जंग से अनजान इशिका अपने फ़ोन से किसी को एक मैसेज टाइप करती है थी, वॉन्ट टू टॉक टू यू। दूसरी साइड से मैसेज आता है, हु आर यू। इशिका टाइप करती है, आई नो दैट यू आर एंग्री विद मी बट आई रियली नीड यू, प्लीज़ टॉक टू मी श्रेया, लेट्स मीट फॉर वंस। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, ऑक व्हेन। इशिका ने रिप्लाई किया, द संडे 11 आई एम एट सिटी मॉल। दूसरी साइड से रिप्लाई आया, डन। इशिका को ये रिप्लाई पढ़कर बहुत खुशी हुई। श्रेया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। आदित्य से जब इशिका की शादी हुई थी तब उसने इशिका को बहुत समझाया था कि आदित्य एक अच्छा जीवन साथी होगा उसके लिए। लेकिन इशिका ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में आकर उससे अपनी दोस्ती तोड़ ली थी। उसके पिछले जन्म में उसके आदित्य को छोड़ देने के बाद श्रेया ने उससे मिलकर उसको बहुत समझाने की कोशिश की। उसे कहा कि वो आदित्य के पास वापस लौट जाए, अमित अच्छा इंसान नहीं है। वो और रूपाली उसका फ़ायदा उठा रहे हैं बस, और उसका जी भर के फ़ायदा उठाने के बाद उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन इशिका की अक्ल पर तो उस टाइम पत्थर पड़ चुके थे, इसलिए उसने रूपाली की एक नहीं सुनी। लेकिन जब तक इशिका को उसकी बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रेया की भी मौत हो गई थी। उसके बाप ने उसकी शादी जबरदस्ती एक प्लेबॉय टाइप के बिजनेसमैन से करवा दी थी, जिसके बाद उस आदमी ने श्रेया को इतना टॉर्चर किया कि बेचारी ने अपनी जान खुद ही ले ली। इशिका को उसकी मौत की खबर रूपाली ने बहुत खुश होते हुए बताई थी। उस दिन इशिका को बहुत पछतावा हुआ था उसकी बात न मानने का। अगर वो उसकी बात मान लेती तो अमित और रूपाली के जाल में नहीं फंसती, और श्रेया से अगर उसकी दोस्ती नहीं टूटती तो वो श्रेया को बचा लेती। लेकिन इस जिंदगी में वो सब कुछ ठीक कर देगी। तभी कार अचानक रुकी। इशिका ने देखा तो ऋषु का स्कूल आ गया था। वैसे तो इशिका पहले भी कई बार स्कूल आई थी, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि उस मोहित के लिए। ये सोचकर ही उसको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ऋषु ने उससे उम्मीद भरी निगाहों से पूछा, क्या आप मेरे साथ चलोगी? इशिका को उसकी ऐसी नज़र पर बहुत प्यार आया। उसने तुरंत अपने पास से अपना मास्क और गॉगल्स निकाल कर पहन लिया और गेट खोला और खुद उतरकर ऋषु को उतरने में हेल्प करने लगी। तो वही आदित्य गौर से इशिका को ही देखे जा रहा था। क्या वो सच में ऋषु को अंदर छोड़ने जाने वाली थी? इशिका और ऋषु खुशी खुशी जाने लगे तो आदित्य ने भी अपने गॉगल्स और मास्क लगाए और वो भी कार से उतर गए। ऋषु आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। आज पहली बार उसकी मम्मा उसको ड्रॉप करने आई थी। आज सभी बच्चों को पता चल जाएगा कि उसकी भी मम्मा है। वो बहुत खुश होकर अपने पेरेंट्स के साथ झूमता चला जा रहा था। उसका एक हाथ आदित्य ने और दूसरा हाथ इशिका ने थामा हुआ था। वो दोनों ही उसकी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। ऋषु के बाकी फ्रेंड्स भी स्कूल के अंदर अपने पेरेंट्स के साथ ही जा रहे थे।
जब उन्होंने ऋषु को देखा तो उनको और उनके पेरेंट्स को इशिका को देख बहुत हैरानी हुई। ऋषु को अपने पापा के साथ तो उन्होंने कई बार देखा था, लेकिन आज ये पहली बार था जब वो उसके साथ किसी आंटी को भी देख रहे थे। वो इशिका को इसलिए पहचान नहीं पाए क्योंकि इशिका जब भी मोहित के साथ आती थी तो हमेशा फेस मास्क रिमूव करके ही आती थी। सबको पता था कि इशिका और अमित अच्छे दोस्त थे और अमित का अडॉप्टेड बेटा मोहित था। इशिका ने अपने पिछले जन्म में अमित के लिए मोहित को बहुत प्यार दिया, उसको पाला पोसा, उसके हर नखरे उठाए, उसके बुरे बिहेवियर को झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अमित का अडॉप्टेड बेटा था। लेकिन बाद में जाकर उसको पता चला था कि मोहित रूपाली की नाजायज़ औलाद थी जिसके बाप तक को वो नहीं जानती थी। अमित रूपाली को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने मोहित को बचपन से पाला ताकि किसी को रूपाली का ये काला सच पता न चले। लेकिन इशिका ने अपनी ममता के बदले क्या पाया? उसी बच्चे ने आगे चलकर उसको टॉर्चर किया और उसकी जान तक लेनी चाहिए। तो वही दूसरी तरफ उसका खुद का बेटा, जिसके साथ उसने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, वो उसकी जान बचाने के लिए आया था। इस बार वो अपनी ममता अपने खुद के बेटे पर लुटाने वाली थी, न कि उस मोहित पर। ऋषु के एक दोस्त ने उनके पास आकर पूछा, ऋषु ये आंटी कौन है? ये मेरी मम्मा है, ऋषु ने बहुत खुश होते हुए कहा। उसकी बात सुन सभी शॉक्ड हो गए। उन्होंने आज तक ऋषु की माँ को नहीं देखा था। कभी कभी तो उनको लगता था कि उसकी माँ है ही नहीं, लेकिन आज वो खुद उनके सामने खड़ी थी। सब पेरेंट्स आगे आकर बोलने लगे, हेलो मिसेस कपूर। इशिका ने भी सबको मुस्कुराकर हेलो कहा। उसके मुंह पर मास्क देखकर एक बच्चे ने कहा, ऋषु तुम्हारी मम्मा ने मास्क क्यों पहना है? क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, ऋषु ने कहा। वाह, बिल्कुल मोहित की मम्मा की तरह, उस बच्चे ने कहा। उसकी बात सुन इशिका, आदित्य और ऋषभ शॉक्ड हो गए। ऋषु को हमेशा बहुत जलन होती थी मोहित से, क्योंकि उसकी मम्मा मोहित को प्यार करती थी। सबको स्कूल में यही लगता था कि वो उसकी असली माँ बन जाएगी अमित से शादी करके, क्योंकि किसी को उसके ऑलरेडी मैरिड होने की बात नहीं पता थी। तो वही आदित्य को भी ये बात बहुत चुभी। उसने इशिका की तरफ देखा तो इशिका अपना मास्क थोड़ा सा उतार चुकी थी। वो बोली, बच्चों मैं मोहित की नहीं ऋषु की मम्मा हूँ। वो तो उसके पापा मेरे दोस्त हैं न, इसलिए कभी कभी उसे छोड़ने आ जाती हूँ, लेकिन ऋषु मेरा असली बेटा है। आज से पहले मैं उसको छोड़ने इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे ऋषु को संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस बेचारे मोहित के पास इतने लोग नहीं हैं न, इसलिए। लेकिन आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि मम्मा तो मैं सिर्फ अपने ऋषु की ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इशिका का जवाब सुन आदित्य और ऋषु को बहुत खुशी हुई और ऋषु ने उसकी टांगों को हग कर लिया। 7 मेकअप किट। आदित्य और इशिका ऋषु को ड्रॉप करके उसकी शूटिंग की लोकेशन पर पहुंचे। आदित्य ने इशिका के कहने पर थोड़ी दूर कार पार्क करवा ली। इशिका ने उसको थैंक्स बोला और कार का डोर ओपन करके जाने लगी तो आदित्य उसकी टकटकी लगाकर देखने लगा जैसे मानो उससे कुछ चाहता हो। इशिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो उसको सवालिया नज़रों से देखने लगी। आदित्य ने कहा, वैसे तो मैं होप करता हूँ कि शूटिंग से वापस इशिका आदित्य कपूर ही लौटे, न कि इशिका मेहरा, बट अगर बाई चांस वापस लौटने वाली इशिका मेहरा हो तो प्लीज़ ऋषु को अपनी बेरुखी से दोबारा हट मत करना। तुम एक अच्छी एक्ट्रेस हो, इसलिए कम से कम एक अच्छी माँ होने की एक्टिंग ही कर लेना उसके सामने, क्योंकि मैं अपने बेटे की उम्मीदें जो कि उसने तुमसे एक ही दिन में लगा ली है, उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। बहुत छोटा है ऋषु अभी, उसके दिल को दोबारा चोट लगेगी तो सह नहीं पाएगा वो। और हाँ, एक अच्छी माँ की एक्टिंग करने के लिए हमेशा की तरह मैं तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूँ। सो चाहे तुम इशिका आदित्य कपूर बनकर लौटो या चाहे इशिका मेहरा बनकर लौटो, मेरे बेटे को हट मत करना। इशिका उसकी बात सुन एकदम शॉकड हो जाती है। आदित्य की बात उसके दिल को बहुत चुभी थी, लेकिन इसमें आदित्य की भी कोई गलती नहीं थी। आखिर उसने आज तक जो कुछ भी उनके साथ किया है, उसके बाद वो एक ही दिन में उस पर विश्वास कैसे कर सकता है? और रही बात डिमांड पूरी करने की, तो आदित्य ने ये सब एक्सपीरियंस पर बेस्ड होकर ही तो कहा था। आखिर इशिका ऐसी ही तो थी। आदित्य जब भी उससे कुछ करवाना चाहता था तो बदले में वो उससे अपनी एक कोई ना कोई डिमांड पूरी करवा लेती थी। यहाँ तक कि उसने तो ऋषु को दूध पिलाने तक के लिए भी अपनी डिमांड्स रखी थी आदित्य के सामने। ये बात याद आते ही इशिका का दिल भारी हो गए। उसे खुद से घिन होने लगी कि कितनी सेल्फिश माँ थी वो, जो अपने ही बच्चे को दूध पिलाने तक के लिए भी अपने पति से कुछ न कुछ मांगती थी। आदित्य की बात सुन इशिका चुपचाप कार से बाहर आ गई। जब वो बाहर गई तो आदित्य की कार भी तुरंत चल दी। आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने उस तरह से इशिका से बात की, लेकिन वो भी मजबूर था। वो नहीं चाहता था कि इशिका फिर से वही पहले वाली इशिका बन जाए और ऋषु की फीलिंग्स फिर से हट हो जाए, इसलिए उसने अपना जी कड़ा करके इशिका को वो बात कह दी थी। तो वही दूसरी तरफ इशिका वही कड़ी अपनी आंखों से निकल आए असून पोंछते हुए खुद से बोली, इट्स ओके इशिका, आदित्य और ऋषु को बहुत हर्ट किया है न तूने, इसलिए अब ये तेरा रिट्रीब्यूशन है। लेकिन तुझे हार नहीं माननी और प्रूफ करके दिखाना है कि तू बदल गई है।
कि तू अब खुद को इशिका महरा नहीं इशिका आदित्य कपूर मानती है। फिर वो खुद असून पोंछकर सेट पर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है तो क्रू मेंबर्स अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जगह जगह शूटिंग से रिलेटेड सामान रखा हुआ था। चारों तरफ चहल पहल थी। इशिका को बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा था क्योंकि वो कितने सालों बाद आज शूटिंग सेट पर आई थी। जब लोगों ने उसको देखा तो उसको गुड मॉर्निंग इशिका मैम कहकर विश करने लगे। इशिका को उनके मुंह से खुद का नाम सुन बहुत इमोशनल फील होने लगा क्योंकि आज वो उस टाइम में वापस पहुंच गई थी जब लोग उसको पहचान पाते थे। इशिका ने भी सबसे हंस के गुड मॉर्निंग कहा तो सभी हैरान हो गए क्योंकि आज से पहले इशिका हमेशा फुल एटीट्यूड में रहती थी और हमेशा क्रू से बहुत रूडली ही पेश आती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर से अपने काम में बिजी हो गए। क्या पता इशिका का मूड कब बदल जाए। इशिका अंदर गई तो उसको सामने से आता प्रोड्यूसर मिला। उस प्रोड्यूसर को पता था कि इशिका का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, तभी तो सुपरस्टार राहुल रॉय इस मूवी में उसके अगेंस्ट काम करने को रेडी हो गया था। राहुल रॉय को अपनी मूवी में हायर करना सबके लिए एक इम्पॉसिबल ड्रीम की तरह था। वो सिर्फ बहुत बड़े लेवल की मूवीज ही करता था, लेकिन फिर भी वो इशिका का नाम सुनकर इस मूवी में काम करने को तैयार हो गया था। इसलिए प्रोड्यूसर को लगता था कि इशिका का बैकग्राउंड जरूर बहुत ही तगड़ा होगा। उसने मुस्कुराकर इशिका से कहा, गुड मॉर्निंग इशिका, आज तो बिल्कुल भी लेट नहीं हो। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे टाइम पर आने से मिस्टर बजाज? इशिका ने फीकी सी स्माइल के साथ कहा। प्रोड्यूसर उसकी बात करने के अंदाज से हैरान हो गया क्योंकि वो हमेशा उससे अच्छे से बात करती थी और उसकी चापलूसी करती फिरती थी ताकि वो रूपाली को इस मूवी के आइटम सॉन्ग के लिए हायर कर। अब जब उसने उसको हायर कर लिया था तो उसके सुर बदलते देर नहीं हुई, लेकिन वो उसे कह भी क्या सकता था। इसलिए उसने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी, तुम जाकर रेडी हो जाओ, तब तक बाकी सब भी रेडी हो जाएंगे। इशिका उसकी बात सुनकर वहां से फौरन चली गई। वो एक और पल इस आदमी के सामने नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि ये आदमी रूपाली के शुगर डैडीज में से एक था। इसलिए इसने रूपाली को इस मूवी के आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट किया था और इशिका को ऐसे शो करता था कि जैसे उसने उसके ही कहने पर रूपाली को कास्ट किया है। वो जल्दी से अंदर मेकअप करवाने चली गई। जब अंदर जाकर उसने सीन के अकॉर्डिंग कपड़े पहने और मेकअप के लिए बैठी तो उसकी असिस्टेंट दिया भागे भागे आई और मेकअप आर्टिस्ट को एक मेकअप बॉक्स देकर बोली, लो इशिका मैम का मेकअप इस किट से करो, ये इनकी पर्सनल मेकअप किट है, स्पेशली पेरिस से मंगवाई है हमने। मेकअप आर्टिस्ट उस किट से उसका मेकअप करने वाली ही थी कि अचानक इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक सख्त आवाज में उससे कहा, नहीं, ये किट उसे मत करो, अपनी ही किट से मेकअप करो। उसकी बात सुन दिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों मैम, इस नई किट में क्या खराबी है? इशिका बोली, तो इन लोगों की मेकअप किट में भी कोई खराबी नहीं है, मैं पिछले इतने दिनों से यही यूज़ कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी सूट करते हैं, इसलिए मैं फालतू के नए प्रोडक्ट्स का पैच टेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। लेकिन दिया ने इतना कहा ही था कि इशिका ने अपना हाथ खड़ा करके उसको चुप होने का इशारा किया। दिया के चुप हो जाने पर इशिका बोली, जाओ जाकर मेरे लिए एक कॉफ़ी बनाकर लाओ। दिया को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया लेकिन बेचारी सर झुकाए चली गई। उसको जाता देख इशिका को बहुत खुशी हुई। उसके पिछले जन्म में इसी किट में दिया ने रूपाली के इशारे पर मिलावट कर दी थी, जिसके बाद उसकी स्किन पर बहुत बड़ा रिएक्शन हो गया था। लेकिन आदित्य ने टाइम पर उसको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट से ट्रीटमेंट दिलवाया जिसकी वजह से वो ठीक हो गई था, नहीं तो उसकी स्किन तभी हमेशा के लिए ख़राब हो जाती। फिर उसके बाद आदित्य ने उसके लिए स्पेशल ऑर्डर पर एक किट रेडी करवाई थी जिसके सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल थे और जिससे उसकी स्किन पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता था। लेकिन बाद में जब उसने आदित्य को छोड़ दिया था तो दिया और रूपाली अपने गंदे इरादों में कमियां हो गए। इस बार उन्होंने धीरे धीरे रिएक्ट करने वाले प्रोडक्ट्स उसे किए जिससे आगे चलकर इशिका की स्किन ऐसी डैमेज हुई कि फिर कभी रिकवर न हो पाए और पूरी जिंदगी उसको उसी स्किन के साथ रहना पड़ा था। लेकिन इस जिंदगी में वो खुद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। चैट इशिका की नफरत अमित के लिए। दिया ने वॉशरूम में जाकर अपना फ़ोन निकाला और रूपाली को कॉल किया। रूपाली ने कॉल पिक किया और बोली, हेलो, काम हुआ क्या? दिया बोली, नहीं हुआ, उस इशिका की बच्ची ने उस किट को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। रूपाली ने हैरानी से पूछा, क्या उसे मना कर दिया? लेकिन क्यों? तुमने बताया नहीं कि वो किट स्पेशली पेरिस से मंगवाई गई है उसके लिए। दिया गुस्से से बोली, बताया था लेकिन महारानी कह रही है कि उस पर पैच टेस्ट के लिए फालतू का टाइम नहीं है और ये भी कहा कि उसे यहाँ से जो किट प्रोवाइड करवाई गई है वो उसे काफ़ी सूट करती है। रूपाली कुछ देर रुक कर बोली, तो उसे यहाँ वाली किट का सामान कैसे न करके डैमेज कर देना टाइम देखकर। ठीक है, दिया डरते हुए बोली, लेकिन अगर किसी ने मुझे ऐसा करते देख पकड़ लिया तो? रूपाली बोली, उसका ध्यान तो तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा और हाँ, अगर ऐसा नहीं कर सकती तो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो मुझे लौटा देना। दिया उसकी बात सुन जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं करूँगी ना, मैंने करने से मना कब किया?
रूपाली एक डेविल स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, ऑल द बेस्ट। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दया ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ऑल द बेस्ट तो ऐसे कह रही है जैसे मैं कोई यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए जा रही हूँ। अगर मैंने उन पैसे के डिजाइनर कपड़े नहीं लिए होते न तो इसके मुंह पर फेंक कर मारती वो पैसे। चुड़ैल कही कि इशिका जब अपना मेकअप करवाकर सेट पर आई तो सामने डायरेक्टर पर उसकी नज़र पड़ी। डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर राहुल रॉय और अमित खड़े थे। राहुल रॉय बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर था, इंडिया का बेस्ट मेल एक्टर। उसे न जाने कितने ही बार बेस्ट मेल एक्टर अवार्ड मिल चुका था। वो हमेशा हाई बजट और टॉप लेवल की पिक्चर्स ही करता था, लेकिन वो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि उसे इसकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, जो कि एकदम कोरा झूठ था। ये एक रोमांटिक फिल्म थी, जबकि वो रियल लाइफ इश्यूज़ पर बेस्ड फिल्मों में काम करता था। उनकी कहानी दिल छू लेने वाली होती थी। लोगों को उसका फिल्म में काम करने का असली कारण तो नहीं पता था, लेकिन इतना तो ज़रूर पता था कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट के कारण तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन फिर भी उससे कोई क्या कह या पूछ सकता था। लोगों को क्या पता था कि उसके इस फिल्म में काम करने का असली कारण इशिका है। इसलिए नहीं क्योंकि उसे इशिका पसंद थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आदित्य का दोस्त था और उसे आदित्य और इशिका की कहानी के बारे में सब कुछ पता था। उसे जब पता चला कि इशिका के अपोजिट वो अमित को कास्ट कर रहे थे तो उसने लीड एक्टर का रोल खुद करने का फैसला लिया, जिसकी वजह से अमित को विलन का रोल करना पड़ा। क्योंकि राहुल के साथ फिल्म में काम करने का मौका वो किसी भी हाल में नहीं गंवाना चाहता था। और दूसरी वजह थी उसकी गलतफहमी। असल में उसने भी प्रोड्यूसर से फिल्म में काम करने के लिए एक शर्त रखी थी, और वो थी कि फिल्म के आइटम सॉन्ग के लिए रूपाली को कास्ट किया जाए। पर बेचारे को ये कहा पता था कि रूपाली ने पहले से ही प्रोड्यूसर को इस रोल को उसे देने के लिए पटा लिया था। आखिर उसके लिए ये बस कुछ घंटे का ही काम जो था। इशिका ने सबके पास जाकर सबको एक साथ गुड मॉर्निंग विश किया। हालांकि उसने अमित को इग्नोर ही किया। सब ने भी प्यार से उसे वापस विश किया, लेकिन अमित को उसकी बात कुछ अजीब लगी। कल रात से ही उसे इशिका का बिहेव थोड़ा अलग सा लगा था, लेकिन वो अभी कह ही क्या सकता था। इशिका ने डायरेक्टर से आज के सीन के बारे में पूछा। डायरेक्टर ने कहा कि आज उन तीनों को एक साथ एक सीन शूट करना है। दरअसल मूवी की कहानी ये थी कि एक हैप्पीली मैरिड कपल की लाइफ में एक दिन वाइफ का साइको एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसको उसके हस्बैंड की जॉब छीन लेने की धमकी देकर उसे बहुत परेशान करता है। लेकिन एक दिन उसके पति ने उनको एक साथ देख लिया तो उसे लगा कि उसे पत्नी उसे धोखा दे रही है, तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की अपने एक्स के साथ लड़ती है और अपने पति के पीछे जाने ही वाली होती है कि उसका एक्स उसको किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वो अपने एक फार्म हाउस पर उसे बंदी बना के रखता है। तो दूसरी तरफ उसके पति को उसके माता पिता बताते हैं कि वो बॉस उसका एक्स था और वो एक क्रिमिनल था, इसलिए उसे जेल हो गई थी। और अब वो जेल से रिलीज हो गया है और उस लड़की के पीछे पड़ गया है। तब उसका पति अपनी पत्नी के पास वापस जाता है और वहां जाकर उसे उसकी किडनैपिंग के बारे में पता चला। फिर वो अपनी पत्नी की बचाने गया और अंत में उसने विलन को मार दिया। तो आज का सीन ये था कि राहुल उन दोनों को एक साथ देखकर गलत समझकर चला जाएगा और फिर अमित और इशिका की बहस होगी और वो उसका अपहरण कर लेगा। तीनों सीन समझ चुके थे और स्क्रिप्ट और डायलॉग्स तो उनको पहले से ही याद थे। इशिका ने भी मेकअप करवाते वक्त स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पढ़ लिए थे, क्योंकि वो तो बहुत सालों बाद वापस लौटी थी। तीनों सीन की शूटिंग के लिए अपनी अपनी जगह पहुंच गए। डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो अमित ने किचन में काम कर रही इशिका को आकर अचानक से पीछे से हग कर लिया। अचानक से उसके इस हग से इशिका को बहुत घिन महसूस हुई और उसने अपने हाथों को झटक कर उससे छुड़वा लिया और पीछे मुड़कर उसे बहुत तेज धक्का मारा, जिससे वो लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर जा पहुंचा। फिर इशिका ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? ऐसा बोले वक्त इशिका की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सबको लगा कि वो एक्टिंग कर रही है और उन्हें एक्टिंग बहुत ही रियलिस्टिक सी लगी। लेकिन अमित तो सकपका गया। वो साफ साफ इशिका की आंखों में खुद के लिए नफरत महसूस कर सकता था। अमित घबरा गया और भूल गया कि वो एक्टिंग कर रहे थे। वो इशिका के पास जाकर बोला, इशिका क्या हुआ? तुम मुझे इतनी नफरत से क्यों घूर रही हो? इशिका भी गुस्से में ये भूल ही गई थी कि वो लोग शूटिंग कर रहे थे और सच बोले ही वाली थी कि अचानक कट। डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा। उसके चिल्लाने से इशिका और अमित को याद आया कि वो दोनों इस वक्त शूटिंग कर रहे थे। डायरेक्टर ने वही बैठे माइक में अमित से कहा, क्या कर रहे हो अमित? अपनी लाइनें भूलकर ये कौन सी लाइनें बोल रहे हो? अमित हड़बड़ाकर बोला, द डायरेक्टर सर, वो में तो ये इशिका। डायरेक्टर सख्त आवाज में बोला, इशिका क्या? वो अभिनय कर रही थी। कितनी अच्छी एक्टिंग की थी उसने, एकदम रियल सी, लेकिन तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। नाउ बी प्रोफेशनल एंड डू इट अगेन। अमित का मुंह शर्म से लाल हो गया। अपना थूक गटक कर उसने कहा, ठीक है। उसे ऐसी हालत देख इशिका को बहुत मजा आ रहा था। वो ऐसे ही धीरे धीरे उससे बदला लेगी। डायरेक्टर ने फिर से एक्शन कहा और इस बार इशिका ने अपने जज्बातों को काबू में रखा और ठीक से एक्टिंग की।
तो अमित को भी लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन वहाँ एक शख्स ऐसा बैठा था जिसको इशिका की एक्टिंग कम और सच ज़्यादा लगी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राहुल था। उसे आदित्य ने आज सुबह में ही बताया था जो भी इशिका में कल रात से चेंज आए थे। राहुल को पहले तो लगा कि वो ड्रामा कर रही होगी, लेकिन अब उसे लगा कि शायद इशिका और अमित के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी और इसी वजह से वो आदित्य और ऋषु के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही थी। और जब शायद इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा तो इशिका फिर वापस पहले जैसे ही हो जाएगी। इसलिए फिलहाल ऐसा लगा कि इशिका और अमित एक्टिंग नहीं बल्कि रियल रिएक्ट कर रहे थे। अब बस वो ये देखना चाहता था कि इशिका कितने दिन अमित से नाराज रहेगी और ये बदलाव की एक्टिंग करेगी। कब तक रहेगी इशिका इस तरह? कैसे लेगी बदला वो अमित से? चेन्नई, मैं अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। इशिका और अमित के सीन्स की शूटिंग होने के बाद उस सीन की भी शूटिंग हो गई जिसने राहुल ने उन दोनों को एक साथ देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। फिर उसके बाद राहुल के कुछ सोलो सीन्स की शूटिंग हो रही थी जिसमें कि उसका हार्ट ब्रेक और डिप्रेशन दिखाई जाने वाली थी। इसी बीच इशिका फ्री थी तो वो रेस्ट रूम में बैठकर रेस्ट कर रही थी। तभी उसको अकेला पाकर अमित भी उसके पास आता है। उसको देख इशिका का पारा फिर से हाई हो जाता है। वो उसको देखकर जानबूझकर अपना मुंह सिकोड़ लेती है, जिसको देख अमित को बहुत गुस्सा आया है, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है क्योंकि अभी तो बहुत फ़ायदा उठाना था उसको इशिका का। इसलिए वो खुद को थोड़ा परेशान दिखाता हुआ बोला, इशी कुछ बात है क्या? कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ थोड़ा चेंज हो गया है। इशिका ने तीखी नज़रों से उसकी तरफ देखा और पूछा, अच्छा क्या चेंज हुआ है मेरे बिहेवियर में? अमित ने कहा, पहले तो तुम मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, मेरी बहुत खास दोस्त थी, हमेशा मुझसे हंसी मजाक करती रहती थी, मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी, यहाँ तक कि लोगों को तो ये भी लगता था कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। उसकी बात सुन इशिका एक आईब्रो उचकाते हुए बोली, ओ रियली? क्या चल रहा है हमारे बीच में और मुझे इसकी कोई खबर क्यों नहीं है? अमित को उसकी बात सुन थोड़ा अजीब सा लगा। आज उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि इशिका पहले से बदल चुकी है? वो पहले हमेशा उससे फ्लर्ट करती थी, उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करती फिरती थी, इस चक्कर में तो वो बहुत उटपटांग हरकत करती फिरती थी, लेकिन आज वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उससे तंग आ गई हो। अमित बोला, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि हमारे बीच सच में कुछ चल रहा है, मैं तो बस ये कह रहा था कि लोगों को ऐसा लगता है। अमित, उन लोगों को ये नहीं पता कि मैं मैरिड हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ, लेकिन ये बात तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए मैं आज तुमसे साफ साफ कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी ऐसे वैसे ख्याल हो तो उन्हें अपने मन से निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं अपने पति और बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच तक नहीं सकती। उसकी बात सुन अमित के होश उड़ गए। उसको यकीन नहीं हो रहा था इशिका की बात पर। उसको इशिका कल दोपहर तक तो अपनी मैरिड लाइफ की कंप्लेन करते नहीं थकते थी और आज वो कह रही थी कि वो अपने पति और बच्चे से बहुत प्यार करती है। वो थोड़ा तीखी आवाज में बोला, तुम ये क्या कह रही हो? कल तक तो तुम अपने पति और बच्चे की बुराई करते नहीं थकती थी और मुझे अपना अच्छा दोस्त और अपना हमदर्द कहती थी, और आज कह रही हो कि अपने पति और बच्चे से बहुत प्यार करती हो। इशिका भी सेम टोन में बोली, हाँ करती थी मैं कल तक अपने पति और बच्चे से नफरत, लेकिन तुम्हें पता है क्या, कल रात मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने देखा कि कुछ गंदे लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे और मैं मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी मदद को पता है कौन आया? मेरे पति और बेटा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तुम्हें पता है क्या, आज तक मुझे जो भी बुरे सपने आए हैं वो हमेशा सच होते आए हैं, इसलिए मैंने भी ठान लिया है कि हमेशा अपने पति और बेटे के साथ ही रहूंगी और उनको ही प्यार करूंगी और खुद को उन गंदे लोगों से बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसकी बात सुन अमित हैरान हो गया। वो बोला, ईशी तुम ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो? सपने और सच का कोई ताल्लुक नहीं होता है। एक सपने की वजह से तुम ये कैसे अंदाजा लगा सकती हो कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है? वो आदित्य तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, वो एक अच्छा पति नहीं है। इशिका बोली, अच्छा तो एक बात बताओ कि अगर मेरा सपना सच से कोई ताल्लुक नहीं रखता तो फिर कल रात मुझे उस गुंडे से बचाने वाला आदित्य क्यों था? और तुम कैसे कह सकते हो कि वो एक अच्छा पति नहीं है? मेरे हर नखरे उठाता है वो, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है वो, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी मुझे झेल रहा है। अगर वो एक अच्छा पति नहीं है तो तुम किसे अच्छा पति कहोगे? ईशी, बचाने तो तुम्हें मैं भी आया था। तुम, ओ प्लीज, अपनी बात तो मत ही करो, तुम भूलो मत कि तुम्हारी ही वजह से वो गुंडा भाग निकला। इशिका उसको ताना मारते हुए बोली। अमित उसकी बात सुन एकदम से शांत हो गया। उसको लगा कि इशिका शायद कल वाली बात पर नाराज है अभी तक, इसलिए वो उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही है। असल में वो बस उस पर अपना गुस्सा उतार रही थी। अमित बहुत नर्म आवाज में बोला, ओ तो तुम कल रात वाली बात पर नाराज हो अभी तक? देखो इशी, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा।
इशिका उसकी बात सुन जोर से हंसने लगती है। अमित उसको हैरानी से देखता है। इशिका बोलती है, अमित तुम्हें जो समझना है वो समझो। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें खुद सच्चाई का एहसास हो जाएगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। अमित उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वो सही सोच रहा था। इशिका बस नाराज थी और वो जल्द ही उसकी नाराजगी दूर कर देगा। रात के समय आदित्य जब ऑफिस से घर वापस आता है तो काका से हमेशा की तरह पूछता है, इशिका वापस आ गई क्या? काका ने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं आई है। इशिका हमेशा लेट नाइट ही वापस आती थी, इसलिए आदित्य को इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगी। वो ऋषु के बारे में पूछता है तो काका बताते हैं कि वो खाना खाकर सोने चला गया। आदित्य भी खाना खाकर ही आया था, इसलिए वो फ्रेश होकर सीधा ऋषु के रूम में चले जाता है। लेकिन ऋषु को जगा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और उसके बेड पर बैठकर उससे पूछता है, ऋषु क्या हुआ? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? ऋषु जो कि बेड पर लेटा हुआ था बहुत मासूमियत से बोला, डैडी मैं मम्मा का वेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज मुझे वो स्टोरी पढ़कर सुनाए। आदित्य अपने बेटे की बात सुन उसको समझाते हुए बोला, ऋषु आपको पता है ना कि आपकी मम्मा लेट वापस आती है, और जब वो आएंगी तो थक भी चुकी होंगी। ऐसे में वो आपके लिए कैसे स्टोरी रीड करेंगी? चलिए मैं ही आपको स्टोरी पढ़कर सुना देता हूँ। ऋषु बोला, नहीं डैडी, मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे बेड टाइम स्टोरी पढ़कर सुनाएंगी, इसलिए मैं उनका वेट करूंगा। आदित्य उसकी बात सुन मन में खुद से कहता है, आई होप कि तुम ऋषु से किया अपना ये प्रॉमिस पूरा कर पाओ इशिका। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की उम्मीदों पर तुम खरा न उतर पाओ। आदित्य भी ऋषु के बगल में लेटता हुआ बोलता है, ठीक है फिर साथ में वेट करते हैं। लगभग 1 घंटे उनको वेट करते हो जाते हैं, लेकिन इशिका नहीं आती तो दोनों की उम्मीद भी टूटने लगती है। ऋषु की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसको लगता है कि उसकी मम्मा शायद फिर से वही पुरानी वाली मम्मा हो गई है। तो वही आदित्य को इशिका पर गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसको बहुत डिसअपॉइंटेड भी फील हो रहा था। जैसे ही उसको अपनी बाहों में ऋषु के गिरते आंसू महसूस होते हैं वो ऋषु के फेस को देखता है। ऋषु को रोता देख उसका दिल बैठ जाता है। वो लेटे हुए ही उसको अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत प्यार से उसके बालों में हाथ फिराने लगता है, और मन में कहता है, प्लीज़ इशिका वापस आ जाओ और हमारी उम्मीद को टूटने मत दो, वरना मैं खुद को तो संभल लूंगा लेकिन ऋषु को नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए प्लीज़ वापस आकर ऋषु से किया अपना प्रॉमिस पूरा कर दो। ऋषु भी अपने मन में सोचता है, प्लीज़ मम्मा, ऋषु नीड्स यू। आपने कहा था कि आप मेरी अच्छी मम्मा बनकर दिखाओगी, प्लीज़ आप जल्दी वापस आ जाओ। ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं और ठीक 5 मिनट बाद कोई गेट को बहुत धीरे से खोलकर अंदर आता है। आदित्य और ऋषु ने तुरंत मुड़कर गेट को तरफ देखा तो उन दोनों की आंखें चमक उठी। जी हाँ, गेट से अंदर आता वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इशिका ही थी। क्या इशिका ऋषु को स्टोरी रीड करके सुनाएगी, या आदित्य होगा नाराज इशिका के लेट आने पर? 10 मिडनाइट स्नैक्स। इशिका को देखते ही ऋषु आदित्य की बाहों से निकलकर जल्दी से बेड से उतरता है और भागकर इशिका के टांगों से लिपट जाता है और बहुत एक्साइटेड होते हुए कहता है, मम्मा आप वापस आ गई। ऋषु को मासूमियत को देख इशिका का जी भर आता है। वो अपना एक हाथ बड़े प्यार से उसके बालों में फिराते हुए कहती है, सॉरी बेबी, मम्मा को आने में देर हो गई। उसके दूसरे हाथ में एक प्लेट थी जिसमें 2 हेल्थी से सैंडविचेस थे, जिसमें से एक पहले से ही आधा खाया हुआ था। ऋषु वैसे ही उससे चिपटे हुए बोला, इट्स ओके मम्मा, देखो ऋषु अभी तक सोया नहीं है। ऋषु ने गुड बेबी बनकर मम्मा के लिए अभी तक वेट किया। आदित्य तो बस इशिका को अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन से ही देख रहा था। उसको तो लगा था कि शायद वो फिर से बदल चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे ही उसको होश आया वो तुरंत बेड से उतरकर नीचे गए और इशिका के हाथ से वो प्लेट ले ली। इशिका ने तब घुटनों के बल बैठकर ऋषु को गौर से देखा तो उसके फेस पर अभी भी उसके आंसू के निशान थे, जिन्हें वो बड़े ही प्यार से अपने हाथों से पोंछती है। और फिर ऋषु से कहती है, ऋषु बेबी, भले ही मम्मा ने आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन फिर भी आपको उनका लेट तक वेट नहीं करना चाहिए था। आपको कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल भी तो जाना है ना। अब आप इतने लेट सोओगे तो आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, फिर आप उससे जल्दी से बड़े और स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाओगे, फिर आप मम्मा को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे जैसे कि आपने मम्मा को प्रॉमिस किया था। इसलिए कल से मम्मा अगर लेट आए तो आप उनका वेट मत करना और जल्दी से सो जाना, ओके? ऋषु समझ गया कि अगर वो जल्दी से बड़ा और स्ट्रॉन्ग होकर अपनी मम्मा से किया उनको प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस पूरा करना चाहता है तो उसको रोज जल्दी सोना पड़ेगा ताकि उसकी नींद पूरी हो सके। उसने बोला, ओके मम्मा, कल से मैं जल्दी से सो जाऊंगा। इशिका उसके गाल पर एक किस करके बोली, गुड। तो वही आदित्य को भी ये देखकर खुशी हुई कि इशिका फाइनली एक अच्छी माँ बनकर दिखा रही थी। एक अच्छी माँ बनने के लिए बच्चे को सिर्फ लाड प्यार ही नहीं बल्कि उसको गुड हैबिट्स भी सिखानी चाहिए। सिर्फ उसकी खुशी की नहीं बल्कि उसकी हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। फिर इशिका ने ऋषु को अपनी गोद में उठाया। इशिका को पहली बार इतना प्यारा एहसास महसूस हुआ था।
अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाने का। तो वही ऋषु तो 7वें आसमान में था। इशिका ऋषु को बेड पर बैठाकर खुद भी उसके साइड में उसको ऑपोजिट बैठ जाती है। तो वही आदित्य भी आकर ऋषु के साइड में बैठ जाता है। आदित्य और ऋषु इशिका के अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए तीनों फेस टू फेस थे। आदित्य ने वो प्लेट इशिका के सामने करते हुए इशारे से पूछा कि उसका क्या करना था। तो इशिका उससे वो प्लेट लेती हुई बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, ये मैं किचन से ऋषु और अपने लिए लाई थी। एक्चुअली ऋषु और इशिका दोनों ही बहुत बड़े फूडी थे। अक्सर उन्हें आधी रात में भूख लगती थी, इसलिए फ्रिज में हमेशा उनके लिए कुछ न्यूट्रिशियस और हेल्थी स्नैक्स रखे जाते थे। आज जब इशिका वापस लौटी तो उसको स्नैक्स खाने का मन हुआ, तो उसने एक सैंडविच निकालकर खा लिया। उसको लगा था कि ऋषु अभी तक सो चुका होगा, इसलिए वो आराम से सैंडविच खाने लगी। फिर उसको कुछ याद आया, जिसको याद कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। असल में वो जब मिडनाइट स्नैक्स खाने के लिए किचन में जाती थी, अब कई बार उसको ऋषु मिल जाता था। वो बेचारा अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए वही किचन में खाने के बहाने रुक जाता था। तो इशिका मुंह सिकोड़कर खाती थी, लेकिन ऋषु बेचारा तो अपनी मम्मा के साथ को पाकर ही खुश हो जाता था। लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में एक दिन इशिका का मूड बहुत खराब था, इसलिए जब ऋषु मिडनाइट स्नैक्स खाने के लिए नीचे आया तो इशिका ने उसको बहुत डांटा और कहा कि वो जानबूझकर उसको परेशान करने के लिए ऐसा करता है। बेचारे ऋषु को उस दिन उसने इतना डांटा कि डर के मारे ऋषु ने मिडनाइट स्नैक्स खाना हो छोड़ दिया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ऋषु को डर था कि कहीं उसके डैडी उसकी मम्मा पर गुस्सा ना करे। इशिका उस बात को याद करके बहुत रोई। एक तरफ वो थी जिसने अपने मासूम से बच्चे का दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और एक वो बेचारा बच्चा था जिसको सिर्फ अपनी मम्मा की फिक्र थी कि कहीं उसकी मम्मा को उसके डैडी से डांटने खानी पड़ी। इसलिए बेचारे ने मिडनाइट स्नैक्स खाने वाली आदत को बदल दिया। इशिका को ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि जब वो इतनी बड़ी होकर अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सकती थी, तो वो बेचारा छोटा सा बच्चा कैसे कर पाता होगा। न जाने कितनी ही रातें बेचारे बच्चे ने भूख ही बिताई होगी। उसका कलेजा ये सोचकर कांप उठा। उसने जल्दी से प्लेट में सैंडविच रखे और ऋषु के रूम की ओर चल दी। शुक्र था भगवान का कि उन्होंने उसको वापस उस घटना के घटने से पहले ही पहुंचाया था। इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। लेकिन अभी वो टाइम तो बीत ही चुका था जिसमें ऋषु बेचारा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिडनाइट स्नैक्स खाने किचन में जाता था, और वो उसको देख अपना मुंह सिकोड़ लेती थी। इसलिए ऋषु उन सैंडविचेज को देख बहुत खुश हो गया। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक दिन अपनी मम्मा के साथ बैठकर मिडनाइट स्नैक्स शेयर कर पाएगा। इसका मतलब अब वो हमेशा अपनी मम्मा के साथ मिडनाइट स्नैक्स खा पाएगा। ये सोच उसकी आंखें चमक उठी। उसने खुशी से वो पूरा वाला सैंडविच उठा लिया। तो वही आदित्य का मुंह बन गया। उसकी वाइफ को उसको तो बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। क्या वो उसके लिए भी एक सैंडविच नहीं ला सकती थी? अब आदित्य को ये कौन बताए कि इशिका को उसके यहाँ होने का कोई भी आइडिया नहीं था। तभी आदित्य के दिमाग में कुछ सूझी और उसने उस आधे वाले सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए इशिका से पूछा, ये वाला किसके लिए है? इशिका ने कहा, ओह, ये वाला तो मेरा जूठा है। मेरा पेट भर चुका है, इसलिए अब मैं और नहीं खा सकती। उसकी बात सुन आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि आज तो अपनी वाइफ का जूठा सैंडविच खाएगा, और वो जैसे ही इशिका से वो सैंडविच लेने वाला ही था कि तभी ऋषु बोलता है, मैं ये वाला खाऊंगा। आदित्य ने ऋषु की तरफ देखा तो उसने अभी तक अपने सैंडविच नहीं खाया था और वो उस आधे वाले को खाने की कह रहा था। आदित्य ने उसको देखकर एकदम से कहा, नहीं। ऋषु उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्यों नहीं? क्योंकि आपने पहले से एक ले लिया है, लेकिन मैंने अभी तक उसको खाया नहीं। ये हाफ वाला खाकर आपका पेट नहीं भरेगा और फिर आप इस दूसरे वाले को भी खाओगे, लेकिन आप इसको पूरा नहीं खा पाओगे। ये जूठा हो जाएगा, फिर इसे कोई नहीं खाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ऋषु को भी उसकी बात ठीक लगी। फिर उसने पूछा, लेकिन फिर हाफ वाला भी तो वेस्ट हो जाएगा ना? इसको कौन खाएगा? इशिका बोलने ही वाली थी कि वो खा लेगी, लेकिन उससे पहले ही आदित्य ने वो वाला सैंडविच उठाया और जल्दी से अपने मुंह के पास लाते हुए बोला, मैं खा लेता हूँ इसे। इतना कहकर वो उसे जल्दी से खाने लगा। इशिका उसको इतनी हड़बड़ी में खाते देख हैरान हो जाती है। आदित्य तो हमेशा बहुत ही सलीके से खाने वाला बंदा था, तो फिर वो आज इतनी हड़बड़ी में क्यों खा रहा था? उसको देख ऐसा लग रहा था कि उसको डर था कि कोई उससे उस सैंडविच को छीन न ले। तभी इशिका के दिमाग में एक आइडिया आया कि कहीं आदित्य उसका जूठा तो नहीं खाना चाहता था। शायद इसलिए उसने ऋषु को उस सैंडविच को खाने नहीं दिया। ऐसा सोच वो एक बार फिर आदित्य के चेहरे की तरफ ध्यान से देखती है तो उसकी आंखों में उसको एक शरारती हंसी दिखती है। वो ऋषु को ही देख रहा था, मानो जैसे अपनी जीत का जश्न बना रहा हो अपने ही बेटे को हराकर। इशिका का डाउट अब कन्फर्म हो गया। आदित्य की इस बचकानी हरकत को सोचकर उसको बहुत शर्म सी आने लगी। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं था, लेकिन आदित्य जैसे हर वक्त सीरियस रहने वाला आदमी जब इतनी छोटी सी भी हरकत करे तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक लगता है। इशिका के गाल ये सोचकर लाल हो गए।
वो जल्दी से बोली, मैं अभी अपने रूम से चेंज करके आती हूँ, तब तक आप दोनों खा लीजिए। ऐसा कहकर वो किसी के रिएक्ट करने से पहले ही वहाँ से भाग गई। जब वो भागकर अपने रूम में आई तो उसने तुरंत ही गेट लॉक कर लिया और जोर से सांसें लेने लगी। उसने मिरर में जाकर खुद का चेहरा देखा तो बिल्कुल लाल पड़ चुका था। वो खुद के चेहरे को थपथपाते हुए खुद से बोली, पागल है क्या इशिका? इतनी छोटी सी बात से तेरे गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। तेरी पिछली लाइफ में तो उस अमित के बच्चे ने तुझे पटाने के लिए न जाने क्या क्या रोमांटिक चीजें नहीं की थी, लेकिन तूने तब भी इतना ब्लश नहीं किया जितना कि आज कर रही है। सच ही तो था, अमित ने उसके पिछले जन्म में न जाने कितनी रोमांटिक चीजें इशिका के लिए की थी, लेकिन तब वो सिर्फ खुश होती थी। लेकिन उसने कभी भी इस तरीके से ब्लश नहीं किया। तो फिर न जाने आज आदित्य के छोटे से मूव से ही वो क्यों इतना ब्लश कर रही थी। ये फीलिंग क्या थी उसको या तो समझ नहीं आ रहा था या फिर वो समझना ही नहीं चाहती थी। तो वही दूसरी तरफ आदित्य और ऋषु इशिका की फुर्ती देख हैरान थे। आदित्य अपना सैंडविच, जो कि उसने बहुत चालाकी के साथ अपने बेटे से जीत लिया था, को फिनिश कर लिया था। उसको खाकर आदित्य को बहुत ही सैटिस्फाइड फील हो रहा था। तो वही ऋषु बेचारा अब तक अपना सैंडविच खत्म नहीं कर पाया था। उसका पेट भर चुका था लेकिन उसका सैंडविच पूरा फिनिश नहीं हुआ था। वो मासूम सा मुंह बनाकर आदित्य से बोला, डैडी अब और नहीं खाया जा रहा। क्या करूं? आदित्य ने उसका सैंडविच ले लिया और एक ही बाइट में उसको खा गया। ऋषु को तभी कुछ याद आया और वो आदित्य से बोला, डैडी आप पहले भी मेरा बचा हुआ सैंडविच खा सकते थे ना, तब आपने ऐसा क्यों कहा कि ये वेस्ट हो जाएगा? आदित्य को समझा नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषु इतना इंटेलिजेंट क्यों था। आदित्य ने कहा, वो तो मैंने इसलिए खा लिया ताकि ये वेस्ट ना हो जाए। ऋषु अपने हाथों को क्रॉस करते हुआ बोला, आपने मम्मा का झूठा तो इतने आराम से खा लिया था। आदित्य बोला, वो भी मैंने इसलिए ही खाया ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। ऋषु ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। इतने में इशिका फिर से लौट आए। वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी और उसने एक फुल स्लीव्स और फ्लो को टच करती नाइटी पहन रखी थी। वो ऋषु के पास आकर बैठी और उससे बोली, तो बताओ कौन सी स्टोरी सुनोगे आप? ऋषु ने जल्दी से अपनी स्टोरी बुक साइड टेबल से उठाकर इशिका को दी। फिर उसने एक स्टोरी ओपन की और बोला, ये वाली। ओके, इशिका बोली और बेड पर उसके साइड में लेट गई। ऋषु भी उसके बगल में लेट गया और आदित्य से बोला, डैडी आप भी लेट जाओ ना। आदित्य को तो इसी का वेट था। उसने इशिका को तरफ देखा जैसे मानो उससे परमिशन मान रहा हो। इशिका ने भी आंखों ही आंखों में इशारा कर उसको हाँ कर दी। आदित्य भी फिर खुशी से ऋषु की दूसरी साइड में लेट गया। इशिका ऋषु दोनों बाप बेटे की तरफ टेढ़ा होकर लेट गई और स्टोरी पढ़ने लगी। ऋषु बहुत ही ज्यादा खुश होकर स्टोरी सुन रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि एक तरफ तो वो अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार सो रहा था। कल रात की आदित्य के वहां होने की बात उसको नहीं पता थी ना। तो वही दूसरी तरफ उसकी मम्मा उसको स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। भले ही वो कभी अपनी मम्मा से लोरी नहीं सुन पाया लेकिन उसके लिए तो स्टोरी सुनना ही काफ़ी था। तो वही आदित्य को नजरें तो सिर्फ इशिका के चेहरे पर ही टिकी थी। आज वो भी बहुत खुश था। ऐसे स्वीट मोमेंट्स की कल्पना तो उसने भी ऋषु के इस दुनिया में आने से पहले की थी और आज फाइनली वो सच हो गई थी। क्या ऋषु को ऐसे ही इशिका का प्यार मिलता रहेगा या कहानी में आएगा कोई ट्विस्ट? 11 इशिका आदित्य कपूर। नेक्स्ट मॉर्निंग इशिका की जब आंखें खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बाहों में सो रहे ऋषु पर पड़ी। सोते हुए वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इशिका ने मुस्कुराकर उसके गालों पर एक किस किया। तभी उसकी नज़र ऋषु के बगल में सो रहे आदित्य पर पड़ी, जिसे देख इशिका की सांसें थम सी गई। सोते वक्त उसके बाल पूरी तरह से बिखर चुके थे और उसके माथे पर आ रहे थे। उसकी लंबी पतली नाक, उसकी लंबी घनी पलकें और उसके वो पतले होंठ को देख इशिका को उसका गला सूखा सा महसूस हुआ। उसको आज रियलाइज हुआ कि उसका पति कितना ज़्यादा हैंडसम था। उसने खुद को मन में डांट लगाते हुए कहा, इशिका की बच्ची, अपने पिछले जन्म में तू अंधी थी क्या जो अपने इतने हैंडसम हबी को छोड़ उस अमित को पसंद कर बैठी? यार तुझे कैसे नहीं फ़र्क समझ आया आदित्य और अमित के बीच? कहाँ आदित्य एक राजकुमार की तरह चार्मिंग है और कहा वो अमित एकदम लंगूर जैसा। बल्कि मुझे तो लगता है कि लंगूर भी उससे ज़्यादा हैंडसम होगा। इशिका मन ही मन उस आदमी की बदसूरत कह रही थी जो अपने फेस के दम पर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई बैठा था। फिर आदित्य को गौर से 2 मिनट तक निहारने के बाद उसका मन किया आदित्य को किस करने का। अपने मन की बात जान इशिका थोड़ा घबरा गई और खुद को मन ही मन डांट लगाई अपने मन में ऐसा ख्याल लाने के लिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि आदित्य तो उसका पति है तो फिर उसको किस में क्या गलत हो सकता है। इसलिए उसने सोचा कि वो एक लाइट किस आदित्य को करेगी। इसलिए उसने ऋषु के ऊपर से थोड़ा उठते हुए आदित्य के फेस के क्लोज जाकर उसके फेस पर किस कर ली। आदित्य के फेस पे बहुत हल्की सी बियर्ड थी जो कि इशिका के होठों पर चुभ गई, इसलिए वो उसको अच्छे से किस नहीं कर पाए। इसलिए उसने एक और बार उसको किस करने की सोचा तो इस बार उसने किसी ऐसी जगह किस करने की सोची जहां उसकी बियर्ड ना हो।
तभी उसकी नज़र उसके लिप्स पर गई। उसके लिप्स बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। इशिका का गला फिर से सूखने लगा। उसने बिना कुछ सोचे जल्दी से उसको उसके लिप्स से अपने लिप्स टच कर दिए, मगर जैसे ही वो अपने लिप्स उसके लिप्स पर से अलग करने वाली थी कि तभी आदित्य ने अचानक से ही एकदम अपनी आंखें खोल ली, जिसे देख इशिका बहुत घबरा गई। शॉक की वजह से उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि तभी आदित्य ने अपने एक हाथ को उसके मुंह पर रख दिया और कहा, सेज। फिर उसने सोते हुए ऋषु की तरफ इशारा किया। इशिका भी चुप हो गई और वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो आदित्य ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा दिया। इशिका बेचारी वैसे ही ऋषु के ऊपर से होते हुए आदित्य के फेस के एकदम क्लोज थी। वो जैसे ही पीछे होने को हुई कि तभी आदित्य ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए, जिससे इशिका सिहर उठी। वही आदित्य ने बहुत धीमी सी आवाज में कहा, तुमने तो मुझे किस कर लिया, अब बारी मेरी है। फिर उसने इशिका को बिना कुछ रिएक्ट करने का मौका दिए अपने लिप्स से उसके लिप्स कैप्चर कर लिए और उसको किस करने लगा। इशिका की बॉडी में सिहरन पैदा हो गई। आदित्य की किस जल्द ही बहुत डीप और पैशनेट हो गई, जिसकी वजह से इशिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन आदित्य तो उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। करीब 10 मिनट बाद आदित्य ने उसको छोड़ा तो वो जल्दी से जोर जोर से सांस लेने लगी। आदित्य को उसका लाल पड़ चुका चेहरा देख बहुत खुशी हुई। वो भी थोड़ा बहुत हाफ रहा था। इशिका जब जल्दी से पीछे हटने को हुई तो आदित्य ने उसको उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा। बेचारी इशिका ऋषु को बचाते हुए आदित्य के ऊपर जा गिरी। आदित्य भी तुरंत पलट गया और इशिका के ऊपर आ गया। इशिका को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसे तब होश आया जब उसने आदित्य की आंखें देखी। उसकी आंखों में उसने अपने लिए बहुत प्यार देखा, एक चाह और एक जुनून देखा खुद के लिए। इशिका उसे ऐसे खुद की तरफ देख शर्मा गई और उसने नजरें फिरा ली। उसको खुद से नजरें चुराता देख आदित्य को अच्छा नहीं लगा। लुक एट मी, उसने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी। इशिका के कान और गाल और भी ज्यादा लाल हो गए, लेकिन उसने एक बार उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर से अपने लिए उसकी आंखों में डिजायर देखकर शर्मा के अपनी नजरें झुका ली। आदित्य का दिल उसको इस तरह शर्माते देख जोरों से धड़कने लगा। उसका मन तो बहुत कुछ करने का था, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अभी अभी तो उनका रिश्ता सुधरने लगा था। ऐसे में उसकी तरफ से जल्दबाजी कहीं इशिका को उससे दूर न कर दे। और ऐसा भी नहीं था कि वो बिना ये सब किए रह नहीं पाता। पिछले 6 साल से भी तो वो ऐसे ही संत बने रह रहा था। वो तो बस आज इशिका ने पहल की थी, इसलिए उसका खुद पर से कंट्रोल खो गया था। असल में तो वो इशिका के जागने से पहले ही जाग चुका था, लेकिन अपने सामने अपनी फैमिली को उस स्वीट मोमेंट में देखकर उसका मन नहीं किया उस स्वीट मोमेंट को बिगाड़ने का, इसलिए उसने बिना कुछ हरकत किए ऐसे ही चुपचाप लेटा हुआ इशिका और ऋषु को प्यार से निहारता रहा। लेकिन जैसे ही उसने इशिका को जागते हुए देखा, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसके बाद जब इशिका ने उसको उसके चीक्स पर किस किया तब वो बहुत हैरान हो गया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और बहुत मुश्किल से खुद को रिएक्ट करने से रोका। लेकिन जब इशिका ने उसके लिप्स पर किस किया तब उससे नहीं रहा गया और उसने इशिका को किस कर लिया। अब तुम्हें बहुत शर्म आ रही है, तब नहीं आई जब तुमने मुझे किस किया था, वो भी 2 बार, आदित्य उसको टीज करते हुए बोला। उसकी बात सुन इशिका झेप गई और जल्दी से आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो बहुत ही लाइटली किस किया था, लेकिन आपने तो। इतना कहकर जब इशिका को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रही थी, वो तुरंत चुप हो गई और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर अपने चेहरे को कवर कर लिया। आदित्य को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई, लेकिन वो अब उसको और टीज नहीं करना चाहता था, वरना उसकी ये हरकत उस पर ही भारी पड़ सकती थी, क्योंकि इशिका का रिएक्शन देखकर वो अपना कंट्रोल जरूर खो देता। इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, वेल थैंक यू सो मच। इशिका ने उसकी बात सुन अपने फेस पर से अपने हाथों को हटाया और पूछा, वो किस लिए? कल रात के लिए। तुमने ऋषु से किया अपना वादा निभाया इसलिए। इशिका ने उसकी आंखों में गौर से देखते हुए जवाब दिया, आपको उसके लिए मुझे थैंक्स कहने को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल रात जो वापस लौटी थी वो इशिका आदित्य कपूर थी, न कि इशिका मेहरा। क्या इशिका और आदित्य के प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी? चैप्टर 12 इशिका ने किया अमित पर वार। कल राहुल के हॉट ब्रेक और डिप्रेशन का सीन, राहुल का इशिका के पेरेंट्स से मिलना और अमित के उसके सन की और मर्डर होने का सच जानने वाला सीन, और अमित का इशिका को किडनैपिंग के बाद उसको टॉर्चर करने वाले सीन्स की शूटिंग हो चुकी थी। आज के दिन उनको मूवी का एंडिंग सीन शूट करना था, जिसमें राहुल इशिका को बचाने आएगा और उसकी और अमित की फाइट होगी। डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो राहुल रूम का गेट तोड़कर अंदर भागता हुआ आया और अमित को देखा, जो कि वही एक चेयर पर बैठा हुआ था और उसके सामने इशिका बेचारी जमीन पर बहुत जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। गेट खुलने की आवाज़ से अमित का ध्यान बंटा और उसने पलटकर राहुल की ओर देखा। उसको देखकर वो हंसते हुए बोला, तो आ ही गया तू मेरी पिया को मुझसे छीनने, लेकिन इस बार मैं तुझे मेरी पिया को मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा। मूवी में इशिका का नाम पिया, राहुल का नाम साहिल और अमित का नाम शेखर था। राहुल ने गुस्से से कहा, पिया मेरी बीवी है और आज मुझे उसे अपने साथ ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता।
तभी इशिका ने अपना सर उठाकर रोते हुए कहा, साहिल मुझे बचा लो, मुझे इस घटिया इंसान से दूर ले चलो। इशिका की आवाज़ में बहुत दर्द था और उसकी आंखों में अपनी हालत पर बेबसी नजर आ रही थी। देखने वालों को लगा कि इशिका की एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा रियल जैसे लग थी। हर कोई उससे इम्प्रेस था। आज की उसकी एक्टिंग कल से भी ज़्यादा अच्छी थी। वो लोग तो ये सोच रहे थे कि इशिका को उसकी इस एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था कि इशिका के जिस दर्द को वो उसकी एक्टिंग समझ रहे थे वो दर्द की एक्टिंग नहीं बल्कि सचमुच का दर्द था। इशिका को अपने पिछले जन्म में अपने ऊपर हुए टॉर्चर याद आ रहे थे, जो इस एक्टिंग वाले फेक सीन से कई गुना ज़्यादा डरावने थे। जैसे कि शेखर ने पिया के हाथ को जलती सिगरेट से जला दिया था। उस सीन को करते वक्त इशिका को वो सीन याद आ गया जब रूपाली ने उबलते हुए पानी में उसके हाथ डाल दिए थे। उसकी वही तड़प, वही दर्द आज लोगों को एक्टिंग लग रहा था। तो वही, उसकी आंखों में अमित के लिए नफरत भी एकदम सच और उसके दिल की गहराइयों से की जाने वाली नफरत थी। पिया आज जिस तरह साहिल से मदद की गुहार लगा रही थी उसको यहाँ से ले जाने की, ऐसे ही इशिका अपने मन में आदित्य से गुहार लगाती थी वो उसको वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाए। लेकिन उसको उस वक्त ये कहाँ पता था कि आदित्य तो उसकी याद में अपना सब कुछ छोड़कर एक जंगल में जा बसा था। उसको सिर्फ अपनी इशिका के नाम के अलावा किसी भी चीज़ की कोई सुध ही नहीं थी। उसको तो लगता था कि इशिका खुशी खुशी रह रही होगी अमित और मोहित के साथ। अगर उसको अपनी इशिका के दर्द का ज़रा भी अंदाजा होता तो वो उसको बचाने में एक पल की भी देरी नहीं करता, और जब बारी आई तो उसने अपनी जान तक गंवा दी थी उसको बचाने के लिए। राहुल बोला, घबराओ मत पिया, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें ये से बचा के ले जाऊंगा। इतना कहकर वो इशिका की तरफ बढ़ता ही है कि अमित उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें अपनी पिया को दूर नहीं ले जाने दूंगा। इसके बाद दोनों के बीच फाइट होनी शुरू हो गई। फाइट में कभी अमित राहुल पर भारी पड़ता तो कभी राहुल अमित पर। ऐसे ही 2-3 बार ब्रेक लेकर इस फाइटिंग सीन की शूटिंग चल रही थी। एक टाइम पर ऐसा सीन आया कि अमित ने राहुल को नीचे गिरा दिया और जल्दी से अपनी गन निकाल उस पर पॉइंट कर दी। अब स्क्रिप्ट के हिसाब से राहुल को लेते हुए ही अमित को किक करना था और उसको डिस्ट्रैक्ट करके खड़े होकर उसकी गन को छीन लेना था। लेकिन जैसे ही राहुल नीचे गिरा और अमित ने गन निकालकर उस पे पॉइंट की तभी अचानक इशिका ने पीछे से एक बैट उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा जिससे अमित मारे दर्द के छटपटा गया और उसके हाथों से वो गन गिर पड़ी। इशिका ने बहुत ज़्यादा जोर से तो नहीं मारा था लेकिन अचानक मारने की वजह से अमित को काफ़ी दर्द हुआ। वो अपनी पीठ पर हाथ धरे दर्द से करहाया आ। ये सीन इतनी अचानक हुआ कि सब अवाक रह गए और एकदम से कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही अमित दर्द से करहाया तुरंत डायरेक्टर ने कट बोलकर शूटिंग रुकवाए। उसके कट कहते ही इशिका भी होश में आई जो कि अब तक अपनी नफरत की आग में जल रही थी। उसकी नफरत उस पर इस कदर सवार हो गई थी कि उसने ये कांड कर दिया था। शूटिंग रुकते ही सब लोग उन तीनों की तरफ भागे। अमित के पास कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग दौड़ते हुए गए और उसकी शर्ट उतरवाकर उसको चेक करने लगे। तो वही डायरेक्टर गुस्से से इशिका पर चिल्लाया, ये क्या हरकत थी इशिका, तुमने अमित को क्यों मारा। इशिका ने भी अब तक एक बहाना पहले से ही सोच लिया था और वो बोली, आई एम सो सॉरी डायरेक्टर सर। वो एक्चुअली जब मैंने इस सीन को पढ़ा था ना तभी मैंने सोच लिया था कि इस सीन में कुछ तो कमी है। जब मैंने ध्यान दिया तो समझ में आया कि क्या कमी थी। दरअसल पिया का यूं बुत बनकर एक कोने में खड़े सब कुछ चुपचाप देखते रहना मुझे खल गया। इशिका की बात सुनकर सब हैरान हो गए। स्क्रिप्ट राइटर ने आकर पूछा, क्या खला तुम्हें। इशिका बोली, ज़रा सोचिए अगर रियल लाइफ में कोई आदमी किसी लड़की के सामने उसके हस्बैंड पर गन ताने खड़े हो जाए तो क्या चुपचाप एक कोने में दुबक के खड़ी रहेगी क्या। उसकी बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी अचानक डायरेक्टर कहता है कि वैसे कह तो तुम एकदम ठीक रही हो। इशिका बोली, बस इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस सीन में हीरो विलन को किक करे इससे बेहतर ये होगा कि हीरोइन ही विलन को पीछे से वार करके उसको डिस्ट्रैक्ट करे। इसके बाद हीरो जल्दी से उठकर वही स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फाइट कर सकता है। बात तो सिर्फ विलन को डिस्ट्रैक्ट करने की थी। उसकी बात सभी को सही लगी। लेकिन इशिका जिस तरह से अमित को विलन कह रही थी वो अमित को उसकी नफरत का एहसास दिला रही थी। उसको पता था कि ये इशिका ने जानबूझकर किया था। आखिर वो उससे नाराज जो थी। अमित को ऐसा लगता था कि इशिका उससे सिर्फ नाराज है क्योंकि उसने उस गुंडे को जाने दिया था। लेकिन फिर भी इशिका का उस पर यूं अचानक अटैक करना और अब उसको विलन कहना अमित को गुस्सा दिला गया और वो उसको अक्यूज़ करते हुए एक तेज और सख्त आवाज़ में बोला, इशिका अगर तुम्हें ये चेंज सीन में करना ही था तो तुमको बाकी सबको पहले ही बता देना चाहिए था। यूं अचानक मुझे हिट नहीं करना चाहिए था। तो इशिका बोली, सॉरी मैंने अचानक तुमको हिट कर दिया लेकिन मैंने इसके बारे में पहले से इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारा नेचुरल रिएक्शन और एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड किया जा सके। अगर मैं पहले ही तुमको बता देती तो शायद तुम अपने नेचुरल एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाते। उसकी बात सुन राहुल ने कहा, मुझे इशिका की बात एकदम ठीक लगी। बहुत से सीन्स ऐसे ही बिना स्क्रिप्ट में पहले से ही ऐड किए अचानक से ही शूट किए जाते हैं ताकि एक्टर अपने नेचुरल एक्सप्रेशन और रिएक्शन दे सके।
उसकी बात सुन सभी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे क्योंकि वो एक ग्रेट एक्टर जो था। लेकिन इशिका को मुझे इतनी तेज हिट नहीं करना चाहिए था। अमित ने कहा, मैंने तुम्हें तेज हिट नहीं किया, वो तो बस तुम खुद ही इतने कमज़ोर हो कि इतने लाइट हिट को भी बहुत हैवी हिट समझ रहे हो। इशिका उसका मजाक बनाते हुए बोली। उसकी बात सुन राहुल को मन ही मन बहुत हंसी आई। वो बोला, क्या अमित, जाइम शिरम करते नहीं हो क्या? एक लड़की के लाइट से हिट को भी नहीं सह पाए। राहुल भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। उसकी बात सुन अमित को बहुत गुस्सा आया लेकिन चुप ही रहा। राहुल से वो नहीं लड़ सकता था। डायरेक्टर ने डॉक्टर से पूछा, क्या अमित की कंडीशन सीरियस है? डॉक्टर बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इशिका ने सच में बहुत लाइटली ही हिट किया था, यहाँ तक कि बॉडी पर कोई निशान भी नहीं आया है। वो तो बस अचानक ऐसा होने की वजह से अमित को इतना पेन महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें आज रेस्ट कर लेना चाहिए, कल तक ये एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। उसकी बात सुन ये प्रूव हो गया कि इशिका ने सच में बहुत आराम से ही हिट किया था। डायरेक्टर बोला, ठीक है, आज अमित को रेस्ट करने देते हैं, तब तक बाकी की शूटिंग कर लेते हैं। असल में मूवी के एंड में राहुल और इशिका के कुछ सीन्स थे। एक गाना था और अभी रूपाली का आइटम सॉन्ग भी शूट होना रह गया था क्योंकि वो अभी दूसरी जगह बिजी थी। क्या अमित जान पाएगा इशिका के पुनर्जन्म का सच? 13 सुमित और आयुष आए सेट पर। शूटिंग का लंच टाइम चल रहा था और इशिका बैठी रेस्ट कर रही थी कि तभी बाहर थोड़े शोर शराबे बढ़ने की आवाज़ सुन वो इरिटेट होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना उठे देखे कि क्या हो रहा था। वो जब बाहर गई तो उसने सामने जो देखा उसे देख उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। सामने ऋषु और आनंद एक चेयर पर बैठे थे। सब यासु को देखकर बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने आज से पहले इतना क्यूट और हैंडसम बच्चा कभी नहीं देखा। लोग कह रहे थे कि जरूर उसके पेरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होंगे तभी तो उनका बच्चा ऐसा है। उनकी बात सुन इशिका को बहुत प्राउड फील होने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र काका पर पड़ी जो कि ऋषु के बगल में ही खड़े थे। इशिका समझ गई कि ऋषु काका के साथ ही वहाँ आया था। दरअसल आज सैटरडे था तो ऋषु की स्कूल की छुट्टी थी। इशिका जब वहाँ गई तो उसने ऋषु को देखते हुए एक्साइटेड होते हुए पूछा, वाह, कितना क्यूट बेबी है, कौन है ये? इशिका ने ऋषु को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि यहाँ राहुल और अमित के अलावा कोई भी इशिका का आदित्य से मैरिड होने का सच नहीं पता था। लेकिन उसकी बात सुन ऋषु का फेस सफ़ेद पड़ गया। उसकी मम्मा उसको क्यों नहीं पहचान रही थी? क्या वो फिर से पहली वाली मम्मा तो नहीं बन गई? ऋषु के चेहरे को इशिका, राहुल और काका तीनों ही पढ़ चुके थे, लेकिन उन दोनों को पता था कि इशिका ऐसा क्यों कर रही थी। ऋषु एकदम से ही चेयर पर से उतरा और भागता हुआ इशिका के पास गया और आंखों में आंसू लिए उसकी टांगों को कस के हक कर लिया। तो इशिका को उसकी कपकपाहट महसूस हुई। इशिका के दिल बैठ गया। उसका बेटा कितना इनसिक्योर था जो इतनी छोटी सी बात सुन उसको लगा कि उसकी मम्मा उसको भूल गई है और फिर से पुरानी वाली मम्मा बन गई है। शायद अभी तक ऋषु के मन में उसकी छवि पूरी तरह से नहीं बदल पाई थी। इशिका ने सोचा कि उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ऋषु के मन से ये इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए। ऋषु को यूं इशिका से लिपटा देख सभी लोग हैरानी से उनको ही देख रहे थे। इशिका की ऋषु को न जानने की एक्टिंग पर उनको यकीन हो गया था, लेकिन वो बच्चा ऐसे कैसे अचानक इशिका को जाकर हक कर सकता था। काका ने जब सोचा कि वो जाकर ऋषु को इशिका से दूर कर देगी तभी इशिका घुटनों के बल बैठ गई और ऋषु को हक कर लिया और तेज आवाज में सबको सुनाने के लिए बोली, अरे वाह, ये बेबी तो मेरा फ़ैन लगता है। उसकी बात सुन सब लोगों को भी यही लगा। राहुल भी मौका देखकर बोला, हाँ ये ऋषभ है, मेरे एक फ्रेंड का बेटा। ये तुम्हारा फ़ैन है इसलिए ये तुमसे मिलने आया है। इशिका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, तो मैं इस बेबी को अपने साथ ले जा रही हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो ऋषु का हाथ थामे उसे अपने साथ ले गई। ऋषु का मुंह इशिका की तरफ था इसलिए किसी ने भी उसके आंखों से बह रहे आंसू नोटिस नहीं किए। इशिका ऋषु को लेकर अपने रेस्ट रूम में चली गई। जाते ही उसने ऋषु को कस के हग कर लिया और बोली, ऋषु बेबी प्लीज़ डोंट क्राई। ऋषु उससे दूर हुआ और रोते हुए उससे पूछा, मम्मा आपने ऋषु को क्यों नहीं पहचाना? क्या आप फिर से पहली वाली मम्मा बन गई हो? क्या आप मुझे अब अपना बेटा नहीं मानती? इशिका का दिल उसकी बात सुन बहुत दुखा। वो उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं बेबी, ऐसा नहीं है। आप जानते हो ना कि मम्मा एक एक्ट्रेस है और इसलिए आपके बारे में किसी को नहीं बता सकती। लेकिन मम्मा आपने स्कूल में मेरे फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स को तो बताया था। ऋषु ने पूछा, वो इसलिए क्योंकि वो लोग मेरे साथ काम नहीं करते इसलिए मैंने उन्हें बता दिया, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं बता सकती। और वैसे भी हमने उस दिन उन लोगों को ये बात किसी को बताने से मना भी तो किया था ना। अब इशिका ऋषु को ये कैसे समझाती कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोग इस बात का गलत फ़ायदा भी उठा सकते थे, इसलिए उसने ये सब कहा। जहाँ तक बात ऋषु के स्कूल फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स की तो उनको इशिका से कोई बैर नहीं था जो कि वो इशिका के खिलाफ इस न्यूज़ का इस्तेमाल करते।
और अगर वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये भी अच्छे से पता था कि इशिका आदित्य की वाइफ है और आदित्य के खिलाफ जाने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऋषु भी उसकी बात समझ गया और उसने रोना बंद कर दिया। फिर इशिका उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगी। काका ने उसको स्नैक्स लाकर दिए जिन्हें दोनों मिलकर खाने लगे। उनके खाते वक्त इशिका ने उन दोनों की सेल्फी क्लिक की और उसको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। जब उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने मोहित के साथ बहुत सारी पोस्ट डाली थी जिन्हें देख उसका मन उन्हें डिलीट करने का हुआ, लेकिन वो रुक गई क्योंकि वो इसका क्या जवाब देती लोगों को। तभी अचानक गेट से किसी बच्चे की आवाज़ आई, इशिका आंटी। इस आवाज़ को सुनकर इशिका और ऋषु हैरान हो गए। वो दोनों ही इस आवाज़ को अच्छे से पहचानते थे। उस आवाज़ को सुन इशिका के मन में बहुत सारी दर्द भरी यादें दौड़ गई। उसको याद आने लगा कि उस शख्स ने उसको कितना टॉर्चर किया था और ये वही शख्स था जिसने रूपाली को उसको मार देने के लिए कहा था। इशिका के मन में एकदम नफरत की लहर दौड़ गई। तो दूसरी तरफ ऋषु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसको बहुत बेचैनी होने लगी। उसको लगा कि अब ये शख्स उसकी मम्मा को उससे ज़रूर दूर कर देगा। उसकी मम्मा अब उसको इग्नोर करेगी और उस शख्स को प्यार करेगी। ऋषु ने इशिका डरते डरते देखा तो पाया कि वो उसकी ही तरफ देख रही थी, वो भी बहुत प्यार से। ऋषु को लगा कि शायद उसकी मम्मा ने वो आवाज़ नहीं सुनी। क्या हुआ, आप खाते हुए रुक क्यों गए? इशिका ने पूछा। ऋषु ने गेट की तरफ इशारा किया और बोला, वो मोहित आया है। इशिका जो कि जानबूझकर मोहित को इग्नोर कर रही थी अब अपने बेटे के कहने के बाद मोहित को और इग्नोर नहीं कर सकती थी और फाइनली हारकर उसने बहुत बेमन से मोहित की तरफ देखा। मोहित एक फैटी बच्चा था जिसकी उम्र इस वक्त 8 साल की थी। वो दिखने में बाकी बच्चों से थोड़ा सा हैंडसम था लेकिन ऋषु के आगे वो कुछ नहीं था। इशिका ने उसको देख मन में सोचा कि वो एक नंबर की पागल थी जो कि पिछले जन्म में उसको एंजल बेबी बोलती थी। उसने सोचा कि ऐसा तो पेरेंट्स बिहेव करते हैं कि उनका बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर है, लेकिन वो तो मोहित को सही माँ भी नहीं थी। फिर उसने मन में ही खुद को डांट लगाते हुए कहा, वाकई प्यार इंसान को अंधा बना देता है। तभी तो तुझे उस अमित के प्यार में वो अमित और मोहित आदित्य और ऋषु से ज़्यादा हैंडसम और क्यूट लगते थे। कितना घटिया टेस्ट था तेरा इशिका, जो लंगूर को हूर से कंपेयर कर बैठी। अच्छा ही हुआ कि ये प्यार की पट्टी तेरी आंखों से हट गई और तुझे एकदम साफ दिखने लगा है। एक तरफ इशिका अपनी सोच में खोई थी तो वही दूसरी तरफ मोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर। ऋषु और इशिका एक साथ थे और इशिका उससे अच्छे से बात भी कर रही थी। लेकिन कैसे? वो तो हमेशा ऋषु को डांटती ही रहती थी ना। और वो उसको देखकर हमेशा की तरह भागते हुए उसके पास भी नहीं आई। वो ऐसे ही सोच में डूबा था कि तभी किसी ने इशिका से आकर कहा कि डायरेक्टर ने उसको बुलाया था। इशिका ने ऋषु का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर मोहित को इग्नोर करते हुए चली गई। ऋषु को बहुत खुशी हुई ये सोच कि मोहित के आने के बाद भी उसकी मम्मा उससे दूर नहीं हुई। वो खुशी खुशी इशिका के साथ चला गया। तो वही मोहित के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। क्या उसकी मम्मी ने जो कहा था वो एकदम सही था? जैसे ही उसके मन में अपनी मम्मी की कही बात के सच होने का ख्याल आया, उसे तुरंत ही बहुत गुस्सा आया और इशिका के लिए उसकी नफरत ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। वो अपने डाउट को कंफर्म करने उन दोनों के पीछे चल दिया। वो यहाँ अमित से मिलने आया था लेकिन अमित सो रहा था इसलिए वो इशिका के पास ही आ गया। क्योंकि भले ही वो इशिका से नफरत क्यों न करता हो, लेकिन एक बात तो सच थी कि इशिका का उसको पैम्पर करना उसको मन ही मन अच्छा लगता था। आखिर उसे इससे खुद पर बहुत प्राउड फील होता था। भले ही वो इशिका से कितना भी बुरा बिहेव हो क्यों न कर ले, लेकिन वो बेचारी फिर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करती और उसको हमेशा अच्छे से ही ट्रीट करती थी। वो इशिका से नफरत तो करता था लेकिन उसको अच्छा लगता कि ऋषु को छोड़कर वो उसके पीछे भागती थी। जब वो वहां पहुंचा तो इशिका, राहुल, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर आपस में कुछ बात कर रहे थे क्योंकि अब उनका सॉन्ग शूट होने वाला था। ऋषु एक चेयर पर बैठा आराम से अपने स्नैक्स खा रहा था। वो एकदम अकेला था क्योंकि काका इशिका के भरोसे ऋषु को छोड़कर घर वापस चले गए था और बाकी सब अपने काम में बिजी थे। मोहित को कुछ सूझा और वो ऋषु को परेशान करने का इरादे से उसके पास गया। ऋषु उसको देख उसको इग्नोर करते हुए अपने स्नैक्स खाने में लगा रहा। उसको मोहित पसंद नहीं था। तभी मोहित बोला, ऋषु तुम में बिल्कुल भी मैनर्स है नहीं है क्या? तुम्हारी टीचर ने तुम्हें शेयर करना नहीं सिखाया? मोहित ने ऐसा ऋषु के चिप्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। उसकी बात सुन ऋषु ने सोचा कि वो कह तो सही ही रहा था, इसलिए उसने अपना पैकेट मोहित को दे दिया और अपने बैग से एक चॉकलेट निकाल ली। ये चॉकलेट इम्पोर्टेड थी। मोहित का मन इस चॉकलेट को देख ललचाया और वो ऋषु से उसको भी मांगने लगा। बस यही तो था जो मोहित हमेशा करता था। ऋषु से उसकी सारी अच्छी चीज़ें मांग लेता था और अगर ऋषु न दे तो वो ज़बरदस्ती छीन लेता था। नहीं तो वो इशिका से उसकी कंप्लेन करता था और इशिका हमेशा ऋषु को डांट उससे उसको चीज़ें मोहित को दिलवा देती थी।
रिशु अपनी चॉकलेट नहीं देना चाहता था क्योंकि ये चॉकलेट उसकी फेवरेट थी, पर उसको डर भी लग रहा था कि कहीं वो इशिका से उसकी कंप्लेन न कर दे। लेकिन ये चॉकलेट इसके लिए आदित्य लाया था और उसने सिर्फ एक ही लाकर दी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा चॉकलेट्स खाने से उसको नुकसान हो। ऐसे में वो भला कैसे इस चॉकलेट को मोहित के साथ शेयर कर सकता था। लेकिन फिर भी मन मारकर उसने चॉकलेट का 30% हिस्सा उसको दे दिया, जिसको मोहित ने खुशी से ले लिया। लेकिन फिर भी मुंह बनाकर बोला, रिशु तुम्हारे पास वाला पार्ट तो बहुत ही बड़ा है और मेरे पास वाला पार्ट इतना छोटा है। दिस इज़ नॉट फेयर। उसकी बात सुन रिशु को बहुत उदासी महसूस हुई क्योंकि वो और शेयर नहीं करना चाहता था। तभी मोहित बोला, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं इशिका आंटी से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। उसकी बात सुन रिशु बहुत डर गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मम्मा और उसके बीच में फिर से कुछ भी गलत हो। वो अपनी मम्मा से फिर से डांट नहीं खाना चाहता था, इसलिए मन मारकर उसने शेयरिंग के लिए जैसे ही चॉकलेट को तोड़ना चाहा कि अचानक उनको इशिका की आवाज़ सुनाई आई, कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? उसकी बात सुन दोनों बच्चों ने पलट कर देखा तो इशिका उनकी तरफ ही आ रही थी। मोहित ने खुश होकर कहा, आंटी देखिए ना, रिशु अपनी चॉकलेट मेरे साथ शेयर नहीं कर रहा। रिशु ने डरते हुए अपना सर झुका लिया। उसको लगा कि अब इशिका उसको पक्का डांटेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इशिका तो उल्टा मोहित से बोली, अच्छा तो फिर ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने मोहित की हाथ में पकड़े हुए उस चॉकलेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसको देख मोहित पाउट करते हुए बोला, लेकिन आंटी ये तो बहुत छोटी सा हिस्सा है और रिशु के पास वाला हिस्सा तो बहुत बड़ा है। इशिका एक सख्त आवाज में बोली, तो क्या हुआ? ये मत भूलो कि ये चॉकलेट भी रिशु की ही है। उसने तुम्हें इतनी दी, ये ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो आधी या आधी से ज़्यादा तुम्हें दे। उसकी बात सुन मोहित की बहुत हैरानी हुई। इशिका उसकी साइड लेने की जगह रिशु की साइड क्यों ले रही थी? आखिर आज उसको क्या हो गया था? वो पहले जैसी क्यों नहीं लग रही थी? कल वो स्कूल नहीं गया था, इसलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि इशिका और रिशु का रिश्ता अब कितना बदल चुका था। तो वही रिशु की आंखें चमक उठी। उसको मम्मा आज पहली बार उसकी साइड ले रही थी और मोहित को डांट रही थी, जिसे देख रिशु को बहुत अच्छा लगा। आंटी लेकिन मुझे ये चॉकलेट अच्छी लगी इसलिए मैंने मांगी। मोहित ने कहा, अच्छा तो तुम्हें उसकी चॉकलेट अच्छी लगी तो तुम चाहते हो कि वो तुम्हें ये दे दे। अगर रिशु को तुम्हारी कोई चीज़ पसंद आई तो क्या तुम भी उसको वो चीज़ दे दोगे? इशिका ने पूछा। मोहित को इशिका की बात सुन कुछ समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसकी चुप्पी को देख इशिका उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, और वैसे भी ज़रा खुद को तो देखो, गुब्बारे की तरह दिन पर दिन फूले जा रहे हो और ऐसी अनहेल्थी चीज़ें खा रहे हो। छोड़ो इन्हें और जाकर कुछ हेल्थी मांगो अपने डैड से खाने के लिए। इतना कहकर उसने वो चिप्स का पैकेट और वो चॉकलेट का दोनों ही छीन लिए, जिससे मोहित को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से भागता हुआ अपने डैड के पास चला गया। इशिका उन चीज़ों को रिशु को देते हुए बोली, आप खाओ आराम से। मम्मा को पता है कि ये आपकी फेवरेट है, इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं इन्हें किसी के साथ शेयर करने की। आखिर ये आपकी है न कि उसकी। इसे शेयर करना या ना करना आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं कि टीचर ने कहा है तो आपको हर चीज़ शेयर करनी ज़रूरी है। ये चीज़ें आपके पास है तो उसको भी इनकी कोई कमी नहीं है, और वैसे भी मन मारकर किसी चीज़ को शेयर करना अच्छा नहीं। रिशु को बहुत ही खुशी हुई कि उसकी मम्मा ने उसकी चीज़ें मोहित से वापस छीन ली और खुशी से उसने इशिका को वापस से हक कर लिया। मोहित और अमित क्या जान पाएंगे पुनर्जन्म का सच? 14 इशिका और रिशु की फोटोज 100 करोड़ पर भारी। मोहित रोता हुआ अमित के पास पहुंचा, जिसे देख अमित को बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या हुआ मोहित, आप क्यों रो रहे हो? इशिका आंटी बहुत बुरी है, मोहित ने रोते हुए कहा। अमित उसकी बात सुन कुछ खास हैरान नहीं हुआ। मोहित हमेशा ही इशिका की बुराई करता था। ये बात खुद अमित भी मानता था कि इशिका बहुत अच्छे से मोहित को ट्रीट करती थी और हमेशा उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसकी सगी माँ से भी बढ़कर। कभी कभी तो वो खुद भूल जाता था कि इशिका उसकी सगी माँ नहीं बल्कि रूपाली उसकी सगी माँ है, जो कि हमेशा अपने बेटे की जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल देती थी। लेकिन फिर भी वो रूपाली के खिलाफ कुछ भी नहीं सोच सकता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो आज जो कुछ भी था सिर्फ रूपाली की मेहरबानी से ही तो था। मोहित उसको उसके ख्यालों में गुम देख चिढ़ गया। उसको लगा था कि उसके डैड इशिका से नाराज़ हो जाएंगे उसको रुलाने के लिए। वो चाहता था कि अमित इशिका पर गुस्सा करे और उसको फटकार लगाए, उन दोनों का झगड़ा हो जाए, क्योंकि यही तो उसका मकसद था कि इशिका से उसके डैड नफरत करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूपाली ने उसके मन में इशिका के खिलाफ बहुत जहर घोला हुआ था। उसने मोहित से कहा था कि इशिका एक बहुत ही गंदी औरत है जो कि उसके डैड को उन दोनों से छीन लेना चाहती है और इसलिए वो उसके साथ अच्छे होने का ढोंग रचती है। और वो जब उसके डैड को उन दोनों से छीन लेगी तो और उसकी स्टेप मदर बन जाएगी तो उसको बहुत परेशान किया करेगी। उसने यहाँ तक भी कहा था कि इशिका को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए तो वो अपने खुद के बेटे से प्यार नहीं करती और उसके साथ इतना बुरा बिहेव करती है।
जब वो उसकी स्टेप मदर बन जाएगी तो उसके साथ ऋषु से भी ज़्यादा बुरा बिहेव करेगी। फिलहाल तो वो बस अच्छा होने की एक्टिंग करती है, इसलिए उसको अपने डैड को बार बार ये एहसास दिलाते रहना होगा कि इशिका उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, ताकि उसके डैड कभी इशिका को उसकी स्टेप मदर न बनाए। और मोहित जो कि एक बच्चा था वो तो रूपाली की बातों को सच मान बैठा, इसलिए कभी भी इशिका की अच्छाई को समझ ही नहीं पाया। और आज जब इशिका ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया तो उसको लगा कि उसकी मम्मी एकदम सही कह रही थी इशिका के बारे में, इसलिए इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था और अमित को इशिका के खिलाफ भड़काना चाहता था। इसलिए वो फिर से रोते हुए बोला, डैड इशिका आंटी ने मुझे मोटा कहा और मुझसे चॉकलेट्स और चिप्स भी छीन लिए। वो ऐसा सोच रहा था कि अमित इशिका पर नाराज हो जाएगा उसको मोटा कहने के लिए, लेकिन उसके उलट अमित बोला, वो एकदम ठीक कह रही है मोहित, आप सच में बहुत मोटे होते जा रहे हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको आज से स्नैक्स खाना बंद ही कर देने चाहिए और रोज आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसकी बात सुन मोहित को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके डैड इशिका को डांटने की जगह उसको ही अपने खाने पर रोक लगाने को कह रहे थे और तो और एक्सरसाइज भी। उसको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो मुंह फुलाकर बोला, मैं नहीं करूंगा एक्सरसाइज और न ही मैं स्नैक्स खाना छोड़ूंगा। तो अमित बोला, ठीक है लेकिन फिर इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि जब आप और ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। उसकी बात सुन मोहित बेचारा उदास हो गया। हर एक बच्चा चाहता है कि उसको सब पसंद करे, मोहित भी यही चाहता था। उसके स्कूल में सब ऋषु को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत ही क्यूट और स्लिम था। उसे ऋषु से बहुत चिढ़ होती थी, इसलिए उसने सोचा कि अगर वो और मोटा हो गया तो शायद उसको कोई भी प्यार ना करे, इसलिए उसने मन मारकर अमित की बात मान लेने की सोची। उसको बेचारे को रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो यहाँ जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ ही नहीं और तो और बेचारे का नुकसान भी हो गया था। कपूर्स इंडस्ट्रीज, एक गगनचुंबी इमारत में सबसे टॉप फ्लोर पर आदित्य का पीए वरुण उसके केबिन के बाहर खड़ा था। वो बेचारा सोच रहा था कि अंदर जाए या ना जाए, क्योंकि आज जो न्यूज़ उसके पास थी वो बहुत ही बुरी न्यूज़ थी। उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उनको 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। उसके पैर थर थर कांप रहे थे ये सोचकर कि आज न सिर्फ उसकी जॉब जाएगी बल्कि उसको उसके साथ ही आदित्य के गुस्से का शिकार भी होना पड़ेगा। और आदित्य के गुस्से से तो यहाँ सब ही वाकिफ थे। वो एक वर्ड की मिसप्रिंटिंग तक बर्दाश्त नहीं करता था, और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर उसके एम्प्लॉयर्स को वो बाकियों से 2 गुना सैलरी देता था। खैर अंजाम जो कुछ भी है उसको बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए बेचारा वरुण भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर बिना नॉक करे अंदर चले जाता है, क्योंकि आदित्य ने उसको बिना नॉक करे ही जब चाहे अंदर आने की परमिशन दे रखी थी। इसके 2 कारण थे, एक कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता था और काम में डिस्टर्बेंस उसको बिल्कुल नहीं पसंद थी, और दूसरा कि मिरर की तरह क्लियर थी उसकी प्राइवेट लाइफ, इसलिए उसको कोई डर नहीं था कि कोई उसको कुछ पर्सनल एक्टिविटी करते पकड़ लेगा। लेकिन ये स्पेशल परमिशन सिर्फ वरुण को ही थी। वरुण डरते डरते अंदर गया तो उसने जो देखा उसे देख वो शॉक्ड रह गया। आदित्य अपना सारा काम छोड़कर अपनी चेयर पर बैठे अपने मोबाइल में ही देख रहा था, और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल थी, स्माइल वो भी उसके बॉस के चेहरे पर। वरुण ने ये देख सोचा कि जरूर उसका अंतिम समय नज़दीक था, इसलिए तो उसको एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो कि दुनिया का अंत होने पर पॉसिबल हो सकता था। वो मन में अपने सारे पूर्वजों को याद करके बोला कि वो भी उनके पास जल्द ही पहुंचने वाला है। तभी आदित्य बोला, अब वही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? माना मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ और मेरे चेहरे से तुम्हारी नज़र नहीं हट रही, तुम ऑफिस टाइम ख़त्म होने के बाद जी भर के मेरी फ़ोटो को देखते रहना। फिलहाल वो कहो जो कहने आए हो। आदित्य की बात सुन वरुण को सदमा सा लग गया, इसलिए नहीं क्योंकि उसके बॉस को उसके आने का पता चल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके बॉस आज पहली बार खुद को तारीफ खुद ही किए जा रहे थे। उसके बॉस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आदित्य ने फिर से बिना मोबाइल से नज़रें हटाए कहा, पता है मुझे कि तुम में हिम्मत नहीं मुझे ये न्यूज़ रिपोर्ट करने की, लेकिन अगर तुम अपनी गलती मान लो तो मैं तुम छोड़ दूंगा। उसकी बात सुन वरुण की आंखें चमक गई। वो एक्साइटेड होते हुए बोला, आप सच कह रहे हैं? आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है। बॉस मुझसे गलती हो गई, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस नुकसान की भरपाई अपनी मेहनत से कर दूंगा। पूरा मन लगाकर काम करूंगा और कंपनी को बहुत ही प्रॉफिटेबल डील्स ला कर दूंगा। वरुण बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला। आदित्य बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उसकी बात सुन वरुण को बहुत ही खुशी हुई। उसके बॉस को उसकी काबिलियत पता थी, ये जान उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके बॉस को आज क्या हो गया। वो आज बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे थे और तो और स्माइल भी कर रहे थे। ये जरूर उस मोबाइल की वजह से था जिसमें उसके बॉस कुछ देख रहे थे, लेकिन वो क्या देख रहा था वरुण बेचारे में पूछने की हिम्मत भी नहीं थी।
तभी आदित्य खुद ही बोला, वैसे एक बात बताओ कि ऋषु किस पर गया है। वरुण बोला, वो आप पर ही गए हैं। उसकी बात सुन आदित्य की स्माइल और बड़ी हो गई और वो बोला, मैडम की इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट को लाइक करना मत भूलना। उसकी बात सुन वरुण चौंक गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य उससे इशिका की पोस्ट को लाइक करने को कह रहा था। आखिर ऐसा क्या पोस्ट किया था उसकी लेडी बॉस ने। वो ज़्यादातर उस मोहित के साथ पिक्चर पोस्ट नहीं करती रहती थी जिन्हें देख उसे बहुत गुस्सा आता था। यहाँ तक कि उसके बॉस को भी वो पोस्ट्स देखकर अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर आज ऐसा क्या पोस्ट किया था उसकी मैडम ने जो उसके बॉस उसको लाइक करने के लिए कह रहे थे। उसने अपना फ़ोन निकालकर इशिका की इंस्टाग्राम पोस्ट चेक की तो वो बिल्कुल अवाक रह गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका ने अपनी और ऋषु की सेल्फी पोस्ट की थी। इस पोस्ट में 2 पिक्चर्स थी। पहली पिक्चर में ऋषु इशिका की गोद में था और उसके गालों पर किस कर रहा था, और दूसरी पोस्ट में दोनों अपने हाथ में चिप्स लिए कैमरे की तरफ शो करे हुए थे। और कैप्शन था, ए वंडरफुल मीटिंग विद सच अ क्यूट लिटिल फैन टुडे, हैड लॉट्स ऑफ फन टाइम विथ हिम, हिज पेरेंट्स मस्ट बी सुपर लकी टू हैव हिम, बट आई थिंक दे मस्ट हैव एक्सीलेंट लुक्स टू। उसे पढ़कर वरुण को समझ आया कि क्यों आदित्य आज खुद की तारीफ कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि आज इनडायरेक्टली उसकी मैडम ने उसके बॉस के लुक्स की तारीफ जो की थी। उसकी सोच एकदम सही थी। आदित्य के मन में यही था। आज से पहले आदित्य को अपने लुक्स पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि इशिका कभी उसके लुक्स से अट्रैक्ट हुई ही नहीं। इसलिए उसे लगता था कि वो शायद हैंडसम था ही नहीं, लेकिन आज पहली बार इशिका की इनडायरेक्ट तारीफ से आदित्य को खुद के लुक्स पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। वैसे वो इस बात को लेकर इसलिए शो था क्योंकि ऋषु भले ही दोनों का परफेक्ट कॉम्बो था लेकिन वो आदित्य की तरह कुछ ज़्यादा ही लगता था। इशिका से तो ऋषु ने क्यूटनेस और उसकी हैबिट्स ही पाई थी, बाकी उसके फेस के फीचर्स और इंटेलिजेंस आदित्य से उसे मिले थे। उस पोस्ट को इशिका के फैंस ने लाइक किया था और तरह तरह के कमेंट्स भी किए थे। कमेंट्स में वो ऋषु की तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग उसे मोहित से कंपेयर भी कर रहे थे, कुछ लोग उसके पेरेंट्स की तारीफ कर रहे थे। वरुण ने भी उसकी पोस्ट लाइक कर दी और फिर अपने सर की तरफ देखा जो अभी भी पोस्ट को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने सोचा कि सर इस पोस्ट को देखकर ही इतने अच्छे मूड में है जिसकी वजह से उन्होंने 100 करोड़ के नुकसान की भी चिंता नहीं की और उसे झट से माफ़ कर दिया। उसने सोचा कि शायद 100 करोड़ सच में आदित्य के लिए कुछ मायने नहीं रखते, आखिर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन जो था। वो अपने बॉस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए वहाँ से चले गया। तो वही आदित्य तो बस अपनी वाइफ और बेटे की पिक्चर्स देखने में ही बिजी था। बहुत सुकून मिल रहा था उसे ये देखकर कि उसकी वाइफ और बेटा एक साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। वो हमेशा उन दोनों के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना चाहता था। वो उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वरुण की अभी तक शादी नहीं हुई थी इसलिए उसे आदित्य की फीलिंग का कुछ एहसास ही नहीं था। उसे क्या पता कि एक आदमी के लिए उसके बीवी और बच्चे क्या मायने रखते हैं। क्या वरुण 100 करोड़ के नुकसान की भरपाई कर पाएगा? 15 ये रहमत फिर नसीब नहीं होगी। रात के समय आज के हिस्से की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और सब एक्टर्स अपने घर जा रहे थे। क्रू अभी रुका हुआ था। वो कुछ बचे कुचे काम को निपटा रहे थे। राहुल भी ऋषु और इशिका के साथ बाहर आ गया क्योंकि लोगों को तो यही पता था कि ऋषु राहुल के फ्रेंड का बेबी है। जब वो बाहर आते हैं तो इशिका को एक मैसेज आता है। उसने देखा तो उसके फ़ोन पर मिस्टर कपूर शो हो रहा था। तब उसे अचानक ख्याल आया कि उसे आदित्य का नाम मिस्टर कपूर से चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो आदित्य का मैसेज ओपन करके देखती है। मैसेज था, आई एम हियर टू पिक यू बोथ, कम न्यूयॉर्क का। इशिका उसका मैसेज पढ़ खुश हो गई। उसने ऋषु से कहा, बेबी आपके डैडी आए हैं हमें पिक करने। वो मम्मा की कार के पास ही हमारा वेट कर रहे हैं। ऋषु उसकी बात सुन एक्साइटेड हो गया और जल्दी से इशिका का हाथ छुड़ाकर आदित्य से मिलने के लिए दौड़ने लगा। जब वो दौड़ रहा था तो पीछे से इशिका ने उसे इतनी जल्दी में देख मुंह फुला लिया और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोली, दिस इज़ नॉट फेयर बेबी, आप तो अपने डैडी के आते ही अपनी मम्मा को भूल गए। ऋषु रुककर पलटा और बोला, ऋषु लव्स मम्मा द मोस्ट, बट ऋषु को डैडी को कुछ बताना है। और इतना कहकर वो इशिका की तरफ फ्लाइंग किस करके दोबारा दौड़ने लगा। इशिका भी उसको पलटकर फ्लाइंग किस करती है और बोलती है, संभाल के कहीं गिर मत जाना। लेकिन तब तक ऋषु ऑलरेडी दूसरी गली में मुड़ चुका था। इशिका धीरे ही चल रही थी। आखिर वो अभी राहुल के साथ थी और ऐसे उसको छोड़ भाग तो नहीं सकती थी। अचानक राहुल बोला, आज मैंने पहली बार ऋषु को इतना खुश देखा है और ये जानकर तो और भी खुशी हो रही है कि इसकी वजह तुम हो। इशिका उसकी बात सुन हैरानी से उसकी ओर देखती है। राहुल के मुंह से ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान थी क्योंकि राहुल तो उसको काफ़ी नापसंद करता था, जिसका कारण वो खुद ही थी। इशिका को हैरान देख राहुल समझ गया कि वो इतनी हैरान क्यों थी। वो मुस्कुराकर बोला, देखो हम दोनों के बीच कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मैं तो तुम्हें जानता भी इसलिए हूँ क्योंकि तुम आदित्य की वाइफ हो।
माना कि मैं तुम्हें नापसंद करता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम आदित्य और ऋषु के साथ अच्छे से पेश नहीं आती थी। तुमने इन दोनों को बहुत परेशान किया हुआ था, लेकिन अब जब तुमने सब कुछ बदल दिया तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं बचा तुम्हें नापसंद करने का। उसकी बात सुन इशिका मजाकिया अंदाज में बोली, अच्छा तो इसलिए आप मुझे नापसंद करते थे? मुझे तो लगा था कि आप आदित्य को पसंद करते हैं और मेरी उसकी वाइफ बन जाने की वजह से मुझसे जेलस होते हैं और मुझे नापसंद करते हैं। उसकी बात सुन राहुल की आंखें चौड़ी हो गई। वो जल्दी से बोला, आदित्य और मैं, नो वे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हम दोनों ही स्ट्रेट है। उसके एक्सप्रेशंस देख इशिका खिलखिलाकर हंसने लगी। राहुल उसको हंसता देख समझ गया कि वो मजाक कर रही थी। वो बोला, बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें? रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो इशिका की ओर बढ़ा तो इशिका जल्दी से दौड़ने लगी। दूसरी तरफ ऋषु ने आदित्य के पास पहुंचकर उससे बहुत एक्साइटेड होते हुए बोला, डैडी आपको पता है आज मम्मा ने हम दोनों की सेल्फी ली और उसे अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट भी किया। डैडी सबने मम्मा की पोस्ट को बहुत लाइक किया। अपने बेटे की एक्साइटमेंट देख आदित्य ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा, ऋषु आप खुश हो ना कि आपकी मम्मा आपको प्यार करने लगी है? ऋषु खुशी से सर हिलाते हुए बोला, हाँ डैडी। ऋषु बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ऋषु अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और डैडी ऋषु की मम्मा भी ऋषु से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी है। डैडी आप भी खुश हो ना? ये बोलते वक्त ऋषु की आंखें चमक रही थी। आदित्य के दिल को एक गर्म एहसास हुआ। उसका डिसीजन एकदम सही था। उसने ऋषु को अपनी गोद में उठाकर उसको हग किया और बहुत प्यार से बोला, ऋषु खुश तो डैडी भी खुश। फिर मन में सोचा, आपकी और आपकी मम्मा की खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी उसकी नज़र इशिका पर पड़ी जो कि भागती हुई उनकी डायरेक्शन में ही आ रही थी, जिसे देख आदित्य की भान सिकुड़ गई। वो उससे कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही राहुल भी उसके पीछे भागता हुआ आया और वो बोल रहा था, रुक जाओ इशिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इशिका जल्दी से आदित्य के पीछे छुप जाती है और राहुल आदित्य को देख रुक जाता है। ऋषु को आदित्य ने हक किया हुआ था, इसलिए उसका मुंह पीछे की डायरेक्शन में ही था। इशिका को अपने सामने देख वो हैरानी से बोला, क्या हुआ मम्मा, आप डैडी के पीछे क्यों छुप रही हो? इशिका बोली, ऋषु बेबी, आपके राहुल चाचू आपकी मम्मा को परेशान कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपना प्रोमिस पूरा करो और मम्मा को उनसे बचाओ। इशिका को बात आदित्य और राहुल ने भी सुन ली थी। आदित्य ने राहुल की तरफ हैरानी से देखा। उसको पता था कि बिना किसी बात राहुल इशिका को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई बात हुई भी तो भी क्या वो इशिका को परेशान कर सकता था? आदित्य उसका मुंह न तोड़ देता। ऋषु ने अपनी गर्दन मोड़ी और आदित्य की तरफ देखकर बोला, डैडी चाचू को कहो कि मम्मा को परेशान न करे। ऋषु की बात सुन राहुल बोला, आदित्य तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी वाइफ ने क्या बोला? इशिका आदित्य के पीछे से ही आदित्य के कंधे पर हाथ रख थोड़ा सा उचक कर आदित्य के कान के पास पहुंच जाती है और धीरे से उसके कान में बड़ी मासूमियत से कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा। आप अपने दोस्त पर विश्वास मत करना, ये मेरे खिलाफ आपको भड़काना चाहते हैं। इतना कहकर वो वापस से आदित्य से दूर हो गई, लेकिन आदित्य को बहुत बड़े शौक में छोड़ गई। उसने इशिका की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनी, क्योंकि वो तो इशिका के उसके इतने करीब आने से ही जम सा गया था। इशिका को तो खबर भी नहीं थी कि उसकी ये हरकत कितनी सिडक्टिव थी। राहुल बोला, ये तुम क्या बोल रही हो आदि के कान में? जो भी बोलना है ना डंके की चोट पर बोलो। उसकी बात सुन ऋषु गुस्सा होते हुए बोला, चाचू आप मम्मा से ऐसे बात मत करो। ऋषु की बात सुन आदित्य अपने होश में आया और राहुल से बोला, राहुल छोड़ दो इशिका को। राहुल बोला, अभी तुम्हें पता नहीं है न कि तुम्हारी वाइफ ने क्या बोला है। जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम खुद इसे नहीं छोड़ोगे। आदित्य ने उसको घूर के देखा तो वो बोला, ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज कर दूंगा कि इशिका ने क्या बोला, क्योंकि मैं ऋषु के आगे नहीं बोल सकता। फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, अपनी कार की तरफ चल दिया। जब वो वहाँ से चला गया तो इशिका ने एक राहत की सांस ली। आदित्य ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? राहुल ने तुम्हें सच में तो परेशान नहीं किया? इशिका बोली, नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बल्कि बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। इशिका के मुंह से राहुल की तारीफ सुन आदित्य को राहुल से जेलस होने लगी। वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, सपोर्ट क्यों ना करे, आखिर बीवी हो तुम मेरी। उसकी बात सुन इशिका की धड़कनें तेज हो गई। शर्म से उसकी पलकें झुक गई। आदित्य का उस पर यूं हक जताना उसको बहुत एक्साइटेड कर गया। आदित्य को उसका रिएक्शन देखकर एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कह दिया था, लेकिन इशिका पर अपनी बातों का ऐसा असर देख आदित्य को बहुत प्राउड फील हुआ खुद पर। तभी उन लोगों एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, मिस्टर कपूर आप यहाँ। उन्होंने मुड़कर देखा तो अमित और मोहित खड़े थे। उन दोनों को देखकर आदित्य, इशिका और ऋषु की स्माइल गायब हो गई। तो वही अमित और मोहित भी उन तीनों को एक साथ देख खुश नहीं थे।
आज से पहले जब भी आदित्य और ऋषु से उन दोनों का सामना होता था तो इशिका उनकी साइड होती थी और वो तीनों एक फैमिली की तरह लगते थे। तब तो उन दोनों बाप बेटे को बहुत खुशी होती थी आदि और ऋषु का उतरा और दर्द भरा चेहरा देखकर। लेकिन आज जब इशिका उनकी साइड न होकर आदि और ऋषु की साइड थी तो उन दोनों को ही अच्छा नहीं लगा। भले ही दोनों इशिका को नापसंद करते थे, लेकिन कहीं न कहीं दोनों इशिका के आदी हो चुके थे। शायद इसीलिए उन्हें बहुत बुरा लग रहा था इशिका को उनकी साइड देखकर। आदित्य बोला, हाँ, मैं अपनी वाइफ और बेटे को डिनर के लिए पिक करने आया था। उसने ये बात जिस अंदाज में कहीं उससे ऐसा लग रहा था कि वो अमित को सच का आईना दिखा रहा था कि इशिका उसकी वाइफ है और ऋषु की माँ है। उसकी बात अमित को बहुत चुभी और वो चुप खड़ा इशिका की आंखों में देखने लगा, जिसकी आंखों में उसे आदित्य और ऋषु के साथ होने की खुशी नजर आए। इनफैक्ट वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ये देख उसके दिल में एक टीस सी उठी। मोहित भी ऋषु को खुश देखकर बहुत जालस हुआ। आज पूरे दिन इशिका ने उसको इग्नोर किया और पूरे दिन ऋषु पर ही अपना प्यार लुटाया। अब वो इशिका के प्यार को मिस करने लगा था। वो चाहता था कि इशिका उसको फिर से वैसे ही प्यार करे। इसलिए वो बोला, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इशिका आंटी, क्या हम भी आपके साथ डिनर करने चले? उसकी बात सुन इशिका झटक के बोली, नहीं। उसकी बात सुन सभी हैरान हो गए। तो वो थोड़ा खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, मोहित, हम तीनों साथ मिलकर इसलिए डिनर पर नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है, बल्कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों एक फैमिली हैं और साथ मिलकर कुछ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे में आपके आने से हम डिस्टर्ब होंगे, इसलिए तुम अपने डैड के साथ क्यों नहीं डिनर पर चले जाओ और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। इशिका की बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई। आज तो इशिका ने साफ साफ कह दिया था कि वो आदि और ऋषु की फैमिली का हिस्सा था, न कि अमित और मोहित की फैमिली का। अमित और मोहित को उसकी बात सुन बहुत बुरा लगा। तो वही आदित्य और ऋषु को मन ही मन बहुत खुशी हुई कि इशिका ने इस बार उन्हें चुना। इशिका उन दोनों से कहती है, जल्दी चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर वो बिना अमित और मोहित की तरफ देखे बिना सीधा आदित्य की कार में जाकर बैठ जाती है। तो वही आदित्य बोलता है, अब हमें भी चलना होगा। वो क्या है न, मेरी वाइफ और बेटे को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है न ऋषु। उसका बार बार इशिका को अपनी वाइफ कहकर बुलाना अमित को पागल कर रहा था। लेकिन उसको हिम्मत कहाँ थी आदित्य के सामने मुंह खोलने की। ऋषु भी आदित्य की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ डैडी। ऋषु को भी ऋषु की मम्मा की तरह बहुत भूख लगी है। आज मम्मा और ऋषु ने मिलकर शाम को जो स्नैक्स खाए तो वो तो अब तक पच भी गए। अब जल्दी चलो। ऋषु ने बात ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और मोहित के जले पर नमक छिड़क दिया। आदित्य अपनी बेटे की बात सुन बहुत खुश हुआ। उसका बेटा भी उससे कम नहीं था अपनी मम्मा पर अपना हक जताने में। फिर आदित्य उसको लेकर चले गया। जब उसकी कार गई तो उनको साइड में बैठी इशिका का चेहरा दिखा। ऋषु उसकी गोद में आकर बैठ गया था और वो उसको हक किए हुए थी। आदित्य भी उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। देखते ही देखते उनकी 3 लोगों की हैप्पी फैमिली वहां से चली गई और बाकी रह गए अमित और मोहित, जिन्हें ये रहमत जब नसीब हुई थी तब उन्हें इसकी कोई कद्र नहीं थी। और आज जब वो उनके पास नहीं थी तो वो वहां खड़े किसी खालीपन को महसूस कर पा रहे थे अपने बीच। उन दोनों को इशिका की कमी आज पहली बार महसूस हो रही थी। लेकिन उन दोनों को क्या इस बात का एहसास भी था कि उनको तो सिर्फ इशिका की कमी ही महसूस हो रही थी, लेकिन आदित्य और ऋषु को तो बहुत दर्द भी होता था जब इशिका उन दोनों को छोड़ अमित और मोहित को चुनती थी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अब वो रहमत उन्हें दोबारा नसीब नहीं होगी। क्या करेंगे अमित और मोहित इशिका का प्यार वापस पाने के लिए?